तो बढ़िया। तो आज तो मेन ये है कि अपन प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज बढ़िया। तो उद्देश्य को वहाँ से शुरू करते हैं। इसको आप इस बार मतलब अपनी भाषा में क्या कह रहे हैं, क्या उद्देश्य है अध्ययन करने का, ऐसे एक एक करके चलते जाते हैं। तो एक बार रिव्यू हो जाए, कुछ कम ज़्यादा होगा तो अपन उसको ठीक कर लेंगे। हेलो। हाँ जी, बढ़िया। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हेतु चेतना मीन्स जागृति स्तर, समझदारी स्तर। जीव चेतना मीन 4 विषय पर आधारित हम जीते हैं तो इसको हम जीव चेतना कहते हैं। और बहुत मानव बढ़िया। चेतना मीन्स जीने में आ जाए तो इसको हम मानव चेतना कहते हैं। क्या चीज़ जीने में आ जाए? समझदारी पूर्वक समाधान समृद्धि के साथ हम जीने में आ जाए बढ़िया। तो इसको हम मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। मीन 4 विषय से हम जीने में आ जाए तो इसको हम जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन बोल सकते हैं। नहीं, जैसे और स्पष्ट करो, जैसे 4 विषय हैं, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, है ना? तो उसके अनुसार जी रहे हैं तब तो है जीव चेतना, है ना? Okay. और अब क्या बदल जाएगा मानव चेतना में? ये इसकी जगह आहार तो करेंगे, नींद भी लेंगे, तो क्या बदलेगा ये हम्म, कि समाधान पूर्वक हम जीने में आ जाएगा। ओके। मीन्स किसी बात से समझ पूर्वक हम समाधान और समृद्धि से जी सकते हैं समझ कर। बढ़िया। और उसका कैसा दिखेगा वो मानव? माने एक है जो जीव चेतना में जीता हुआ मानव है, एक मान लो मानव चेतना में जीता, उसमें क्या डिफरेंस दिखेगा दोनों में? जीव चेतना में जीता हुआ मानव क्षणिक सुख में रहता है, क्षणिक दुख में भी रहता है। बढ़िया। लेकिन मानव चेतना में जीता हुआ मानव निरंतर सुख पूर्वक जीता ऐसा हमको देखता है। बढ़िया। बढ़िया। अगला पॉइंट, हाँ जी। मानवीयता सहज पूर्ण सहज आचरण प्रमाण हेतु, मतलब कि जो भी ये अध्ययन करता है मतलब कि वो मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ ही जिएगा। अमानवीय कृत्य जो भी है वो आचरण को पीछे रखकर आगे मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जिएगा। मतलब कि सुखी होने के साथ जिएगा, भौतिक सुख में ज़्यादा नहीं होगा। इसमें ऐसा था कि भौतिक सुख थोड़ा हो सकता है। हाँ हाँ, पूरा ही होगा भौतिक सुख। भौतिक सुख तो चाहिए ही, उसको थोड़ी मना कर रहे हैं। तो मानवीयतापूर्ण आचरण क्या होता है ये बताओ। मानवीयतापूर्ण आचरण मतलब कि उपयोगिता पूरकता हो गया कि बढ़िया। जो भी उपयोगिता पूरकता में जीना है। और तो भौतिक सुख को मना नहीं कर रहे, माने जैसे जो मानव होगा तो क्या वो करेला ही करेला खाएगा, अच्छा खाना नहीं खाएगा? खाएगा, स्वाद वाला खाना खाएगा, है ना? तो अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे घर में रहेगा, साथ ही उसका व्यवहार अच्छा होगा, है ना? उसका भाव अच्छा होगा, है ना? मूल्यों के साथ, जिसको अपन कह रहे हैं ना मानवीयतापूर्ण आचरण का क्या मतलब है? 3 चीजें आचरण का, क्या 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 चीज है आचरण में? आचरण में मूल कौन बताएगा, कोई बताओ। हाँ, बताओ तो एक दूसरे को, है ना? तो बस ऐसे ही हो जाएगा। मानवीयतापूर्ण आचरण का क्या मतलब है? मानवीयतापूर्ण आचरण मीन्स वो मानव कृपा, दया और करुणा के साथ जिएगा। जो अमानवीयता पूरा आचरण बोलते हैं तो शायद धीरता वीरता नहीं, मानवीय पूरा आचरण में धीरता वीरता उदारता बढ़िया। कृपा करुणा दया के साथ मूल्यों के साथ जिएगा। बढ़िया। और अमानवीय वाला कैसे जीता है? मीन दीन दीनता संवेदनशील, दीनता हीनता क्रूरता। दीनता हिंता क्रूरता। करुणा। और संवेदनशील के साथ जो जीता है उसको अमानवीयता पूर्ण आचरण। नहीं, संवेदनशील होना ठीक है, अच्छी बात है। संवेदनशील का मतलब है कि दूसरे के दुख से अपन दुखी हो रहे हैं, तो वो अच्छी स्थिति है ना? लेकिन उसके दुख को सुख में कैसे बदलें, वो संज्ञान वो संज्ञान नहीं था। संज्ञानशीलता के तो साथ जिएगा। संवेदनशीलता गड़बड़ नहीं है,
संवेदनहीनता गड़बड़ है, संवेदनशीलता उससे अच्छी स्थिति है, और मानवीय स्थिति है जहाँ संज्ञान है ना, कैसे उस दुख को दूर कर सकें। बढ़िया। सर्वोत्तमुखी समाधान समृद्धि सहित समाज एवं सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाण हेतु। मीन्स समाधान में समृद्धि आएगी, अखंड समाज की स्थापना होगी, ऐसे मानवीय जिएगा तो वो उसका मानवीय पूर्ण आचरण कहलाएगा। समाधान में समाज में समृद्धि आएगी, अभयता और अखंड समाज की स्थापना होगी। बढ़िया। तो अध्ययन से ये उपलब्धि होगी। बढ़िया। आगे। हेलो। वर्तमान स्थिति धरती त्रासग्रस्त, प्रदूषण, सभी मानव समुदाय असुरक्षित। आवश्यकता है धरती संतुलन रहना, ऋतु संतुलित बना रहना, धरती का मानव का अक्षुण्ण रहना। इसमें धरती अभी देख रहे हैं तो प्रदूषण, जो मानव अपना रोल है वो रोल अदा नहीं कर रहा है, उसके वजह से पूरी प्रकृति में असंतुलन बना हुआ है, जिसके कारण धरती पर पूरा प्रदूषण फैला हुआ है। और ऐसा दिख रहा है कि जो ऐसा ही करता रहेगा तो मानव जाति पर एक संकट आके खड़ा रहेगा। तो अध्ययन विधि से देखना है कि धरती की चारों अवस्थाएं है, वो चारों अवस्थाओं को संतुलित रखकर उसकी परस्परता, पूरकता, उपयोगिता के साथ मानव ऋतु संतुलन बनाए हुए कैसे जी सकता है, और उसका पूरी धरती पर मानव की परंपरा बने रहे, ऐसे अध्ययन विधि से हम कर सकते हैं। बहुत शानदार। अक्षुण्ण का क्या मतलब होता है? धरती पर मानव का अक्षुण्ण रहना। अक्षुण्ण रहना मतलब बने रहना, सदा 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 बने रहना। वेरी गुड। बढ़िया। प्रस्तावना। समाधान क्यों कैसे का उत्तर। समृद्धि परिवार में सहज आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक नियम सहज उत्पादन। अभय परस्पर न्याय सुलभता सहअस्तित्व चारों अवस्थाओं में संतुलन। नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीना। तो इसमें समाधान में क्यों और कैसे का उत्तर होना चाहिए, मतलब वो समझ होनी चाहिए। बढ़िया। और समृद्धि में हमारे परिवार, मतलब परिवार में हमारी क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखे हुए चलना चाहिए, मतलब क्या ज़रूरत है, दूसरों से प्रभावित हुए बिना हमारी क्या ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। अभय तो समाज में परस्पर न्याय होना चाहिए, अभय होना चाहिए समाज में। सहअस्तित्व એટલે चारों अवस्था में संतुलन, એટલે प्रकृति संतुलन में चलनी चाहिए। ओके। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। तो अभयता का क्या मतलब है? तो क्या अभी हम समाज में परस्पर अन्याय कर रहे हैं क्या? यदि न्याय सुलभ नहीं है, इसका मतलब क्या हम अन्याय कर रहे हैं? ये देखना पड़ेगा कि आज का जो समाज है तो अन्याय किसको कह रहे हैं और न्याय किसको कह रहे हैं। कौन बताएगा भाई, अभी क्या न्याय नहीं कर रहे हैं? क्या अभी भयभीत है समाज? किस तरह का भय है? कहाँ न्याय नहीं हो रहा है, कहाँ अन्याय हो रहा है? मानव मानव के साथ कहाँ कहाँ हमें अन्याय दिखाई देता है? हाँ हाँ। बोल सकते हैं कि हम न्याय नहीं करते, उसको समझाते नहीं है। हाँ। उसके ऊपर अपना ठोस देते हैं, दबाव डालते हैं कि ऐसा ही करना ऐसा ही करना, उसको समझाते नहीं है। वो न्याय मेरे हिसाब से कैसे। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अन्याय है। परिवार में
जितना भी हम एक दूसरे पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, है ना, और अपनों के साथ ही न्याय का मतलब है जहाँ हम संबंध में जो निहित मूल्य हैं, जो स्नेह, विश्वास, सम्मान, कृतज्ञ, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि कृतज्ञ ही नहीं है वो। माता पिता जो ओल्ड एज होम जो बढ़ रहे हैं संख्या, उसमें बच्चों में कृतज्ञता दिखाई नहीं दे रही, तो ये माता पिता के साथ अन्याय हो गया। माता पिता अपने बच्चों पर जो आपने कहा दूसरा दबाव डाल रहे हैं, माने उनका कुछ और करने का मन है और हम जो दबाव डाल, ऐसा नहीं कि यदि वो गलत है अपराध की तरफ है तब तो अलग बात है, लेकिन हम बहुत सारी उनको अपने ढंग से जीने नहीं दे रहे हैं ये, और हम उनके साथ बात्सल्य मतलब उनको ज्ञान की मार्ग पे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, शिक्षा पूर्वक, है ना, सही गलत की पहचान नहीं करा पा रहे। तो ये जितने हम बड़ी लोग हैं हम सब अन्याय कर रहे हैं आने वाली मानव जाति के साथ। तो इसी का फल परिणाम देख रहे हैं कि परिवारों का टूटना या जो भौतिकता की ओर दौड़ है, ये सब उसके फल परिणाम दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये इससे पता चल रहा है कि हम न्याय नहीं कर पा रहे। फिर और बड़े फ्रेम पे देखेंगे तो जो दो देशों के बीच जो युद्ध की घटनाएं घट रही हैं, पाकिस्तान और भारत, है ना, लगभग माने कोल्ड वार की तरफ बना ही रहता है। चाइना के साथ भी हम बने रहते हैं, वहाँ पे वो रसिया और यूक्रेन तो चल ही रहा है, मतलब ओपन ही हो गया। ऐसे ही लगभग हर देश जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ कुछ ना कुछ उनकी गड़बड़ चलती रहती है। ये अन्याय। तीसरा अन्याय को यदि आप देखेंगे तो जितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, है ना, तो जो बहुत अधिक लाभ की प्रवृत्ति है, तो हमने कोई चीज़ खोज कर ली, अब उसको हमें लाभ बहुत अधिक लेना है, तो वो एक समस्या है। चौथा देखेंगे तो पर कैपिटा कंजम्पशन, जैसे आज उत्पादन की कमी नहीं है, उत्पादन तो हो रहा है लेकिन पहुंच ही नहीं रहा। तो एक सेक्शन है समाज का जो भूखों मर जा रहा है और एक सेक्शन है जो बहुत सारा कचड़े में फेंक रहा है चीज़ों को। तो ये परस्परता में न्याय नहीं हो पा रहा है, इससे अभयता की स्थितियाँ नहीं बन पा रही। तो ये सब झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं और जो इधर रह रहे हैं, तो आपस में ये जो चोरी हो रही है ना, मोबाइल छीन के ले जा रहे, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, ये सब अन्याय को बता रहे हैं। तो पूरा समाज में, एक तो परिवारों में जो हो रहा है, फिर जो बड़े लेवल पे जो हो रहा है, ये सब को हम कह रहे हैं कि अपन न्याय नहीं कर पा रहे। फिर जो पोल्यूशन है वो धरती के साथ न्याय नहीं कर रहे, तो एक मानव के बीच में न्याय नहीं हो रहा। फिर बहुत सारी जगह हम धरती के साथ न्याय नहीं कर रहे, जैसे पानी। अभी लोग बोलते हैं पोर्टेबल वाटर पिछले 40-50 साल में 50% रह गया है ना। नेट पे मैं देख रहा था, पोर्टेबल वाटर जो है 50% गिर गया है उसका, जितना अवेलेबल होता था पीने योग्य पानी। तो ये सब हम पेड़ काट देना, ये सब अन्याय है धरती के साथ। ये सबको कह रहे हैं कि हम परस्पर न्याय सुलभता नहीं हो रही। बढ़िया। अभी इसका आगे उत्तर आएगा कि करना कैसे है इसको, मेन वो है। तो कैसे शिक्षा विधि से पहुंचेगा, क्योंकि इसमें रिवॉल्यूशन नहीं कर सकते, है ना, एवोल्यूशन होगा। क्योंकि मानव की चेतना नहीं बढ़ेगी तो हम रिवॉल्यूशन कर दें, है ना, सत्ता परिवर्तन कर दें, उससे इकोलॉजिकल बैलेंस, माता पिता और भाई बहन में संबंधों में सुधार, ये नहीं आएगा। ये तो समझदारी से ही आएगा। इसलिए इसको शिक्षा के माध्यम से लाना पड़ेगा, क्योंकि मानव को स्वीकारना पड़ेगा कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है और इससे मैं दुखी हूँ। ऐसा नहीं कि जो पिताजी जब ऐसा कर रहे हैं तो पिताजी खुद दुखी नहीं होते हैं, बच्चे भी जब कर रहे हैं, कृतज्ञता नहीं ज्ञापित कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ है। लेकिन जिस तरह का हमने वातावरण निर्माण कर रखा है उसमें हम अभी फंस गए और हमें पता ही नहीं कि इससे बेहतर कुछ होता है, क्योंकि पैसे को हमने बहुत महत्ता मान लिया। तो उस चक्कर में फिर हम प्रायोरिटी हमारी गलत हो गई, तो इसलिए फंस गए। बढ़िया। और कोई ऐड करेगा, कैसे देखते हैं अन्याय को? समाज में अन्याय, परिवार में अन्याय, प्रकृति के साथ अन्याय। अभी भैया जो न्याय की पद्धति है, तो एक सुखी होता है और दूसरा दुखी होता है, दोनों तृप्त नहीं होते। बिल्कुल। अभी अमेरिका में जाओ तो ब्लैक एंड वाइट में जो डिस्टिंक्शन है ना है, अभी तो महिला पुरुष में अभी भी समान जॉब के लिए समान सैलरी, ये सब पे मुद्दे चल ही रहे हैं।
तो बहुत सारा अपने को दिखेगा कि हम समानता को नहीं पहचान पा रहे हैं, और इससे अभय की स्थिति नहीं बनती है, इनसिक्योरिटी की स्थिति बनती है सुरक्षा की। इसमें भैया जो भार्गव उतार के तो इसमें जो एक जो न्याय को हम देखते हैं ना, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चा न्याय का याचक होता है, ठीक है, तो जब कहते हैं कि बच्चा न्याय का याचक होता है तो उसमें मतलब ये चीज़ को अपने को देखना पड़ेगा। मतलब हम लोग जब बार बार जब न्याय देखते हैं तो हमेशा उसको ऐसे ही देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में बार बार कि अभी कुछ किया और अभी उभय तृप्ति हुई कि नहीं हुई। लेकिन उसको जब हम लोग जब व्यवहारिक रूप में जब जीने की बात करते हैं, तो जब बच्चे के साथ जीने की बात आती है तो बच्चे में वो संस्कार उदय करना, क्या संस्कार उदय करना कि उसमें वो समझ आ जाए कि वो अपने आप सही गलत की पहचान कर पाए। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। जब जब आप वो प्रोसेस में है तब भले ही बच्चा अभी गलती कर रहा है क्योंकि वो न्याय का याचक है लेकिन योग्यता नहीं है, बिल्कुल। तो अभी जैसे अपने में समझो कि वो चीज़ धीरे धीरे मतलब जैसे दिखने लगती है कि क्या अभी मेरे बच्चे के साथ अभी मैं न्याय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो अभी और वो गैप अपने को दिखता है कि जैसे अभी मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ तो क्या उसकी समझ में वो बढ़ोतरी होगी, और वो गैप दिखता है तो वहाँ पर भी वो कांस्टेंट फीडबैक मैकेनिज्म है। और लॉन्ग टर्म के रूप में जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा जब ये चीज़ पहचान पाता है कि अभी तो उसको सही गलत भी पहचान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसको वो समीक्षा होने लगती है तो उसको वो समझ में आने लगता है कि नहीं मतलब मेरे पापा या मेरी मम्मी जो जी रही है वो ठीक है, या तो फिर मतलब जो समीक्षा करते हुए अभी जो लग रहा है कि वो उसके में भी वो स्थिर होने लगता है। और वो स्थिर जब होता है तो वो एक लंबे प्रोसेस के बाद होता है, और जिस दिन वो बच्चा ये पहचान पाता है कि नहीं ये ठीक है, तो फिर उसमें वो कृतज्ञता का भाव अपने आप बढ़ता है। हम लोग आज एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कृतज्ञता बच्चा माँ बाप की तरफ दिखाए, लेकिन वो माँ बाप ने भी वो नहीं किया काम, दायित्व पूरा नहीं किया, इसीलिए है तो इसीलिए। तो न्याय कब घटित हो रहा है, तो न्याय तो अभी डे टू डे बेसिस पे हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की प्रोसेस में अगर देखेंगे तो फिर वो उभय तृप्ति में बना ही रहता है वो भाव, ऐसे ही है। और वो भाव जो बना रहता है तब वो फिर अभी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो न्याय का उसके अंदर जो है वो मतलब वो उभय तृप्ति का जो ये क्या बोलते हैं वो बना ही रहता है उसके अंदर। ऐसे ही बढ़िया। हाँ जी। अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान ही अपने में सअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का बोध मानव को होना है, विवेक एवं विज्ञान। तो इसमें जो पहला पॉइंट है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जिसके अंदर हमने उसका अध्ययन में हमने देखा है कि उसका व्यापक और इकाई ऐसे पूरा अस्तित्व में 2 पार्ट है। उसके अंदर इकाई में 4 अवस्थाएं है और व्यापक के अंदर समस्त इकाई डूबी बिगी गिरी मन यानी कि संपृक्त है, और चारों अवस्थाओं का जो संतुलन है और एक ऊपर कैसे वो डिपेंड है वो चीज़ उसमें देखा। जीवन ज्ञान की बात करते हैं तो जीवन का मूल्य क्या है, उसका जीवन क्रिया भी हमने उसमें देखा कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उसकी चाहत है हैंडलिंग वो। और मानवीयतापूर्ण आचरण में 3 चीज़ है कि मूल्यों का जो 30 मूल्य है उसका निर्वाह करना, मानव मूल्य, जीवन मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य। बहुत बढ़िया। ये 30 मूल्यों का समझकर उसका निर्वाह कर, एक ये चीज़ है। दूसरा है कि चरित्र, जिसमें स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये चीज़ को हमने देखा कि उसका भी अगर हम निर्वाह करते हो, नैतिकता, धर्म नीति, और एक ये राजनीति। तो ये इसका ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए जो ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ये 3 पॉइंट में जो दिखाया उसका हम बोध तक पहुंच जाए उसमें, तो उसका भी प्रमाण हम सिद्ध कर सकते हैं। और विवेक एवं विज्ञान की जो बात है तो विवेक में हमने कल एक देखा कि स्वयं की स्पष्टता हम अपने में खुद देख सके कि शरीर और जीवन दोनों चीज़ अलग अलग है
और कैसे वो ऑपरेट होता है। और एक दूसरा पार्ट है कि विज्ञान की जो भी क्रिया होती है, रासायनिक है, भौतिक है, कि तो उसको हमने विज्ञान के अंदर देखा। तो ये तीन चीज़ हम देखते आए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, गुड। जो जीवन ज्ञान है, चैतन्य ज्ञान, इसका लोक व्यापीकरण किस तरह, कार्यक्रम इसका किस तरह होगा? तो पहला है जो जीवन विद्या के फॉर्म में, कि भी अभी हम जीवन विद्या शिविर होती है, अध्ययन बिंदु शिविर होती है और अध्ययन होता है, और इसके माध्यम से लोगों तक ज्ञान पहुँचेगा। दूसरा है जो स्कूल में जो एजुकेशन मिल रही है, वो अभी तक तो जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड है, बट और जीवन की एजुकेशन नहीं है इसमें। तो वो शिक्षा में आ जाएगा तो स्किल और जीवन दोनों का बच्चों को मिलेगा। वो मानवीय शिक्षा संस्कार के, इसलिए शिक्षा का मानवीकरण हो जाएगा और सब जीने में आ जाएगा। तो जो पूरा परिवार है किस तरह से समृद्धि में जिएगा, समाज किस तरह से अभय मुक्त होगा, और इसी व्यवस्था बनाना है। इसको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था सहज प्रमाण से हम ऐसा कार्यक्रम शानदार, पहुँचाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, वो अभय तो परस्पर न्याय सुलभता, तो उसको फिर से मुझे वो उस एंगल से समझना है कि भाई सपोज न्याय सुलभता जब भी हम बोलते हैं, तो न्याय जब भी बोलते हैं तो परस्पर संबंधों की पहचान और मूल्यों का निर्वाह करना। तो वो जब भी हम करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जो सुख की निरंतरता है, क्योंकि न्याय तभी कर पाएंगे जब मेरे पास सभी समाधान है, मैं समाधानित हूँ, तभी मैं न्याय कर पाऊँगा। तो उसको उस रेफरेंस से वो कनेक्शन पहले बैठ नहीं रहा था, अभी वो पकड़ में आ रहा है कि जब भी परस्पर न्याय सुलभता और अभय को क्या कनेक्शंस है। तो जब भी मैं समाधानित हूँ तो अब मैं भयभीत नहीं हूँ, बिल्कुल। तो और वही स्टेज सब में आ जाए तभी समाज में अभय हो पाएगा, उसके अलावा अभय नहीं हो पाएगा। वो कनेक्शंस ऐसे ही एक्चुअली देखो, यदि और गहरे से देखोगे ना, तो क्या हम अभी एकदम मोटे रूप में देखें तो हम अपने माता पिता के साथ, पति पत्नी आपस में भयभीत रहते हैं कि नहीं? अपनी खुल के बात ही नहीं कर पा रहे, बोलेंगे तो पता नहीं इसको कैसे लग जाएगा। बच्चे अपने पिताजी से बात ही नहीं कर पा रहे, वो क्या सोच रहे हैं, यानी एकदम और स्थूल में देखेंगे तो, है ना। अभी उस बच्चे से ही पूछोगे तो क्या हर समय उसको देखना पड़ता है पापा का मूड कैसा है, मम्मी का मूड कैसा है, कहीं डांट तो नहीं देगी, अब मान लो कुछ करके आया, वो बताऊं कि नहीं बताऊं। ये जो भय बना हुआ है, और दूसरे ढंग से भय को देखेंगे तो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का जो भाव है। तो यदि आप देखोगे पूरे समाज में तो एक असुरक्षा का भाव, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उसके पास जितना धन है, पद है ना, इन सब को लेके सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। तो मोटे स्वरूप में उसके जो रूट में है वो ये है कि जैसे कल अपन ने चर्चा की थी कि जो मूल्य हैं, एक्चुअली एक उम्र के बाद हमें मूल्यों की जरूरत नहीं है दूसरों से। सही अर्थ तो ये हट जाए, माने हमें किसी से विश्वास, सम्मान, स्नेह की मुझे जरूरत नहीं है। जो ज्ञान संपन्न हो गया 20-22 साल के बाद, उसको अभी ऐसे बातचीत से ऐसा लगता है कि पिताजी को कृतज्ञता चाहिए बेटे से। ऐसा है नहीं, पिताजी को कुछ नहीं चाहिए। यदि पिताजी ज्ञान संपन्न हो गए तो पिताजी तो क्या देख रहे हैं कि बच्चे में कृतज्ञता आई कि नहीं आई, ये संस्कार स्थापित करना है जिससे कि उसका जीना सफल हो। तो ऐसा नहीं कि वो कृतज्ञ हुआ तो पिताजी परेशान है, वो केवल एक इंडिकेटर है कि इसमें अभी संस्कार स्थापित नहीं हुआ। मतलब इसको जो सहायता मिली है इसकी खुद की ग्रोथ में, इसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है। तो कैसे उसको ध्यान आकर्षण कराया जाए कि तुम्हारे ग्रोथ में बहुत सारे लोगों का योगदान है, इसको एक्नॉलेज करना है। उसके विकास के लिए बात कर रहे हैं। जो ज्ञान संपन्न हो गया उसको कोई मूल्य नहीं चाहिए, बल्कि उसमें स्थापित है मूल्य, है ना।
तो कोई सम्मान नहीं कर रहा है ना, शिष्य श्रद्धा से प्रकट व्यक्त नहीं हो रहा, तो ये गुरु सोच रहा है कि यार मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। ये है मुद्दा। उससे ऐसा नहीं कि उसको श्रद्धा चाहिए, ये उसके विकास के लिए, उसकी जागृति में अभी पूरी तरह से सहयोग नहीं हो पाया है मेरी तरफ से। नहीं, वही मेरा हाँ। जो कहना है का आशय वो है कि जब भी समाधान से होगा मीन्स तभी। मूल्य तो मेरे में ही अंदर होंगे, बिल्कुल। फिर वही गति में दिखेंगे, बिल्कुल। तो मैं ही पहले समाधानित और निरंतर सुखी हो जाऊंगा। तभी इसीलिए परस्पर न्याय सुलभता मीन्स हर कोई समाधानित हो जाए तभी समाज में अभय होगा। बिल्कुल एकदम ऐसा ही है। तो एक उम्र के लोग जो हैं 20-25 साल से ऊपर वाले, है ना, इतने ईयर से ऊपर के लोग हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह समाधानित है और उनमें ये मूल्य स्थापित हो गए उनमें। उनको इसी को कह रहे हैं वो देने वाले बन गए, उनको लेना कुछ नहीं है। तभी अभयता आती है, सामने वाला सिक्योर फील करता है और वो अपनी बात रख सकता है। उसको पता है कि कुछ भी रखेंगे पापा तो विश्वास और स्नेह के साथ ही व्यक्त होने वाले हैं, है ना, भाई तो विश्वास और स्नेह के साथ ही। ये जो आश्वासन है उसको भरोसा आ जाता है, इसको कह रहे हैं परस्पर अभयता आ गई। तो एक उम्र के लोग को वो भाव से भरे हुए ही है, समाधान होने की वजह से, ज्ञान संपन्न होने से। और अब उनका काम सिर्फ संकेत की तरह ले रहे हैं कि बच्चों में नहीं आया ये, इसका माने अभी हमें और क्या वातावरण निर्माण करना है, क्या चीज इनको देना है, उसके लिए सोच रहे हैं लगातार, ये क्यों नहीं पहुंच रहा है। ये डिजाइन है, बहुत ही बढ़िया। हाँ सामने वालों को भयमुक्त करूं, हाँ एकदम वो हो सकता है, यही है। क्योंकि मेरे से हेलो, हाँ मेरे से, क्योंकि घर में आपने बताया कि एटमॉस्फेयर रहता है कि बच्चे तो बोलते हैं नहीं किसी के साथ, वो टेंशन में रहते हैं एकदम। क्योंकि पापा आते हैं तो उसका एक्सट्रीम होता है। तो मेरे से भयमुक्त हुए ऐसा एटमॉस्फेयर खड़ा करे, हाँ तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। यही है मुद्दा। बहुत माने अच्छा। मेरे से कोई, सब लोग स्वतंत्र रूप से मेरे से सामने अपनी बातों को रख पाए। अब मेरे से भयमुक्त कैसे होंगे, जब मैं भयमुक्त होऊंगा। देखो क्या मजेदार चीज है, हमें ये लगता है जो जिसके पास है वही बांट रहा है, वो हम खुद डरे हुए हैं इसलिए डरा रहे हैं। तो पिताजी भयभीत हैं इसलिए बच्चों को भयभीत कर रहे हैं। लगता उल्टा है एक्चुअली ऐसा कि जो खुद भयभीत है वो दूसरों को भयभीत, क्या भय है उसको, वो इनसिक्योर फील कर रहा है, तू पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, ये इनसिक्योरिटी वहां पास ऑन कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ अपने को सिक्योर होना पड़ेगा, अपने को भयमुक्त होना पड़ेगा, तो ही भयमुक्त कर पाएंगे। तो अपने को देखना है मैं कहाँ कहाँ भयभीत हूँ, उन भय से मुझे निकलना पड़ेगा। वो ज्ञान के बिना निकलता नहीं है ना। पद भय, धन भय, प्राण भय, मान भय बना रहता है, उसी को हम बोलते रहते हैं पत्नी को, यार तुमने उनके सामने ऐसा कैसे बोल दिया, अपनी इज्जत का ध्यान है कि नहीं तुमको कुछ। ये देखो ये क्या हो गया, ये है हमारा मान भय। चूंकि मैं डरा हुआ हूं तो मैं डराता रहता हूं, ऐसे नहीं उठा करो बच्चे, तुम ऐसा किया करो, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको शिष्टता नहीं आनी है, ये भय बस शिष्टता ला रहे हैं, ये मुद्दा है। ऐसा नहीं कि उसमें आचरण सुधारना नहीं है उसका, वो तो सुधार करना ही है, लेकिन हम भयभीत करके सुधार रहे हैं। वो रिवर्स होता है, हाँ। एक्सपेक्टेशन मेरा था वही, इसलिए मुझे वो चाहिए। तो मैं बाहरी वातावरण के आधार पर उसके कार्य व्यवहार को नियंत्रित करना चाहता हूं, जबकि करना है उसके विचार को नियंत्रित, उसकी समझ को। ये मुद्दा आ रहा है। तो हम बहुत सारा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं चाचा जी आए, तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए, ये क्या कर दिया, ये हम उस तरह से डरा रहे हैं। तो हम जो डूज एंड डोंट सेट कर रहे हैं वो गड़बड़ हो रही है, उसकी जगह विचार में उसको पकड़ना है। तो शिष्टता तो चाहिए बच्चों में, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, लेकिन उसके तरीके क्या हों, उस तक वो कम्युनिकेट कैसे हो, इस पे हम बात नहीं कर रहे। जैसे लोग मोटा उदाहरण देते हैं कि भाई चाचा जी आए तो पैर पड़ने, आपका मित्र आए तो पैर पड़ने। हम कभी ये नहीं बता रहे चाचा जी ने क्या उपकार किया मेरे ऊपर, तो उसको समझ में नहीं आता मैं क्यों पैर पड़ूं यार, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उनका क्या, मेरी जिंदगी में क्या योगदान है, इसके लिए हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे उससे, तो उसमें वो आता ही नहीं है संस्कार। हम केवल वो मैकेनिकली मैनेज करना चाहते हैं, उसको दिखने में ठीक दिखना चाहिए, तो होने में जाना पड़ेगा, दिखने की बजाय होने में। उसके विचारों में यदि वो दिख जाएगा, आ जाएगा, तो वो करेगा वैसा। तो इसलिए भयमुक्त, हम भयभीत हैं, इसलिए हम बच्चों में भय को पैदा कर रहे हैं।
हमें लगा पता नहीं ऐसा करेगा तो मतलब पूरा डुबा ही देगा बिजनेस। अरे कुछ नहीं डूबेगा भाई, करने तो दो, क्या दिक्कत है। जब उधर स्थिति आएगी कुछ बाउंड्री बना दो, उस पर अपन बात कर लेंगे। ऐसा कौन सा कल जीरो ही कर दे रहा है सारा, तो उस पर हम फोकस नहीं, हम खुद डरे हुए हैं। तो फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। भयभीत का एक और मतलब है फ्रीडम नहीं देना, दूसरों को फ्रीडम टू एक्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम फ्री नहीं हैं, हमारे पास ही स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वो अटक रहा है। तो ज्ञान से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र व्यक्ति ही दूसरों को स्वतंत्रता दे पाता, नहीं तो दे नहीं सकते। डरा हुआ व्यक्ति दूसरों को डराए के बिना रुकेगा ही नहीं वो। तो ऐसा डिजाइन है इसमें, बढ़िया। बार बार देखना चाहिए जो आपने बात कही, क्या सही में मैंने लोगों को अभयता प्रदान कर रहा हूं, क्या लोग मेरे से डरे हुए हैं, है ना। पूछना चाहिए बेटा तुम अपनी बात रख पाते हो कि नहीं, तुम जो कहना चाहते हो, मैं डिक्टेटर तो नहीं बन गया हूं, है ना, कि तुम्हें डर लगता है कि पापा का मूड अच्छा है तो मैं रखूं, पत्नी को भी सोचना पड़ता है ना। तो एकदम अपने को फ्री हो जाए, तुम कुछ भी बोल सकती हो जो तुमको ठीक लगता है ना। तो हम कितने बैलेंस रह के सुन पाते हैं, इससे उसको आश्वासन आता है कि यार ये सुन तो पाएगा कम से कम। डर है कि बोलूंगा तो पता नहीं कहाँ खड़े जाएगा। तो हमने बहुत सारा भयभीत किया हुआ है। इसके रूट में फिर अपने में जांचें तो देखें हम क्यों डरे हुए हैं, ये मुद्दा है। अभी क्या है कि हमारे यहाँ उल्टा डिजाइन है, हमें लगता है कि जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है वो डांट सकता है किसी को भी ना, तो ऐसा लगता है कोई अधिकार है उसके पास, माने घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ा भाई छोटे को डांट सकता है ना। तो ऐसा हमने एक डिजाइन बनाया हुआ, और ऐसा लगता है कोई पावर है, डांटना, डराना, धमकाना, पिटाई कर देना, ये कोई पावर है। जबकि रूट में देखेंगे तो जो खुद डरा हुआ है वो डरा रहा है, तो ये पावर नहीं है, ये अपने में डर है। तो ये किसी को डांट देना पावर है ही नहीं अपनी, बल्कि मुझे कैसे चीज़ों को हैंडल करना आता है, ये मेरी अयोग्यता है, इसलिए ये सब हो रहा है। बट इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखना चाहिए कि सही में ऑफिस में भी क्या मेरे से लोग डरे हुए हैं कि दे कैन अप्रोच, घर के लोग डरे हुए हैं कि ये मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि जितना वो आपको अप्रोच कर पाएंगे उतना रियलिटी से आप वाकिफ रहेंगे। नहीं तो बहुत सारे माता पिता को उनके बच्चों का अफेयर चल रहा है पड़ोसी से पता चलता है, या और दूसरों सूत्रों से, क्योंकि बच्चे तो बोल ही नहीं पाते, कैसे बोलें, उनको डर लगता है कि अभी पिताजी बोलेंगे इतने इतने कम पैसे वाली लड़की से तुम कैसे सोच रहे हो, है ना। हम तो एक ही बात बोलते हैं, हमने तो पूरी दुनिया देखी है, हाँ, तुझे पता ही नहीं तुझे चलता, कुछ पता ही नहीं, वहां से शुरुआत होती है, तो वहां से सब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। वो बेचारा बाद में बोलता ही नहीं, वही आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इसको अपने में बार बार जांचना चाहिए, भैया हम कितना फ्रीडम दे पा रहे हैं, उतना ही मैं फ्री हूँ, आराम से सुन पाएँ पूरे मन से, कुछ भी बोल रहा है उसको सुन पाएँ पहले, फिर अपने व्यूज रख पाएँ, ठीक नहीं है तो उसके विचारों में कहाँ बदलना है इस पर सोच पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोग हमसे डरे हुए हैं, कितने स्वतंत्र हैं ये अपने में जांचेंगे तो मजा आएगा, कितना मैंने फ्रीडम दे रखी है अपनों को। इसमें भैया शायद एक ये भी ध्यान जाता है कि हमारे में जो चित्रण होता है ना, क्योंकि हम कई बार बात रखने की कोशिश करते हैं पर सामने वाला का क्या आंसर आता है ना, वो बहुत बार मैटर कर जाता है ही ना, वही तो मैटर है। बार 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 होता है ना, तो फिर वो चित्रण में इतना गहरा बैठ जाता है कि हम फिर बात रख ही नहीं पाते, क्योंकि वो पुराना वाला चित्रण होता है ना, वो पहले से आ ही जाता है, इंडिकेट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ ये बात नहीं रखनी, ऐसे ही है। जितने सफल लोग हैं सब डिक्टेटर हैं लगभग जितने सफल, क्यों? क्योंकि डिक्टेटर किए बिना वो सफल नहीं हो पाते ना, उनको टाइम का प्रेशर है, खट से करे यार छोड़ो बात मत करो, पहले काम निपटाओ, चलो भागो यहाँ से, पहले काम करके आओ फिर बताना अब उनको अब बड़ा मुश्किल, क्योंकि नहीं तो काम ही नहीं होता है ना तो भय से ही काम हो रहा है, भय और प्रलोभन। अच्छा, दिक्कत क्या होती है कि वो जो सफलताएं हैं वो घर में भी वही नेचर चला जाता है, क्योंकि आदमी तो वही बना रहता है, अब वहां मामला गड़बड़ा जाता है। तो ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, बहुत डेलिकेट बैलेंस है, चाहे वो राजनीति में सफल हो, बिजनेस में सफल हो, है ना, आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेशन में सफल हो, जो भी अधिकतर जो सफल लोग हैं वो सब डिक्टेटर है, क्योंकि उनको टाइम प्रेशर में मैनेज करना है चीजें
है ना। तो अब ये बहुत मुश्किल। अच्छा, वही नेचर घर में चला जाता है तो सब डरते हैं उनके घर से, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर में वहाँ रहता है। अब उस प्रेशर से आता है किसी ने कुछ बात की, अब वो है भले ही घर में, बट वो घर में थोड़ी है, वो तो उधेड़ बुन चल रही है बैकग्राउंड में। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है और ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि बहुत सारे हमारे पुराने, जब हमने कुछ अप्रोच किया और जो पुराने रिस्पॉन्स आए है ना, वो हमारे में बने रहते हैं। तो अब एक और काम, दो काम करने चाहिए इसमें। एक तो जो हमको डरा रहे हैं उनके प्रति हमारे में दया का भाव आना चाहिए, क्योंकि ये दिखने लगे कि ये डरा हुआ है इसलिए डरा रहा है। ये कोई दादागिरी नहीं कर रहा है बेचारा। अभी हमें क्या लगता है, गुस्सा आता है, यार ये डांट देता है मुझे, फिर ये दिखेगा ये डांट रहा है क्योंकि ये खुद डरा हुआ है। ये दिख जाएगा तो बात बनेगी। तो जब भी कोई डांट रहा है तो उसके प्रति दया आएगी। फिर हम बाद में पूछेंगे कि तुम यार छोटी सी बात मैंने बोली तुम इतना उखड़ गए, सब ठीक तो चल रहा है ना, ऑफिस में कुछ गड़बड़ है क्या, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? होता ऐसा ही है ना, कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो हमें क्या लग रहा है कि ये डांटना कोई एंजॉयमेंट नहीं है, हमें लगता है ये पावर यूज कर रहा है। पावर नहीं, बेचारा डरा हुआ है। तो अपने में दया का भाव आना चाहिए। फिर हमें पूछना चाहिए कि भैया आप उस दिन छोटी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन दे दिए, सब ठीक तो चल रहा है ना, कि कुछ गड़बड़ चल रही है? क्योंकि हमारा अपना क्यों इतना उत्तेजित क्यों हो जा रहा है, एक्साइटेड क्यों हो जा रहा है? तो ये दोनों तरफ से है। यदि हमारे में समझदारी होगी तो हम उसको कैसे, उसको भय मुक्त करें कि इतना भी मत डरो यार, ऑफिस में कुछ गड़बड़ चल रही, कोई क्या टेंशन है भाई, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, अपन है ना साथ में। ये भी भरोसा, दोनों तरफ से काम करने की जरूरत है। वन वे नहीं है। अपने को भी उनका जो माने इस तरह के चित्रण से वो जो ऑपरेट हो रहे हैं, तो अपने को जब वो चित्र आता है तो ये समझना चाहिए ये व्यक्ति कितना परेशान क्यों है, ऐसा क्या समस्या है इसके साथ, क्यों इतना उखड़ जाता है जल्दी जल्दी। तो एक बार सब्जी भाई के साथ जो मीटिंग हुई ना, सोम भाई की, तो सब्जी भाई ढोलकिया हैं एक, है ना, सूरत में। तो ये बात है लगभग 2012 की, 12 या 14 के आसपास होगी। तो उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को बिठाया और एक मीटिंग हो रही थी। तो फिर वो बोले कि भैया मैं इतना प्रेशर में क्यों रहता हूँ। सोम भाई से ने सवाल किया, तो अच्छा अपने एम्प्लॉइज के सामने ही बोल रहे कि मेरे में तो बहुत दबाव रहता है ना, और इसकी वजह से मेरा बीपी भी बढ़ता है, ये भी होता है, बहुत सारा उन्होंने बताया। तो सोम भाई ने कहा कि इसका मतलब आप अपनी योग्यता से अधिक काम ले लेते हो। तो कमिट कर दिया, है ना, अब कमिट कर दिया तो उसके प्रेशर में आप प्रेशराइज, चूंकि जो प्रेशर अपने ऊपर है वही प्रेशर हम पास ऑन कर रहे होते हैं नीचे। तो अपने में जो दबाव है उसको हम नलीफाई करने के लिए हम प्रेशराइज करते रहते हैं। पहले अपने में दबाव है ये दिख जाए, और जो प्रेशराइज कर रहा है वो दबाव में है ये भी हमें दिख जाए। तो दोनों पक्ष से काम करना पड़ेगा कि आप भैया इतने प्रेशर में क्यों, बताओ ना, मैं हेल्प करता हूँ ना, हम सब काय के लिए। तो फिर एक इक्वेशन बनेगी। तो अपनों को भयमुक्त करना, खुद भयमुक्त होना, ये मुद्दा है। अभी घर घर में डिक्टेटर हैं। किसी समय पिताजी रहते हैं, उसके बाद बड़ा बच्चा बन जाता है, पिताजी डरते हैं अब एक उम्र के बाद, है ना। तो ये मम्मियों की तो हालत एकदम गड़बड़ है। पहले पिताजी से डरते रहो, फिर पति से डरते रहो, फिर बेटे से डरते रहो। ये लगभग ऐसा पैटर्न अब तो बदल रहा है, अच्छी बात है, इकोनॉमिक फ्रीडम आने से और चीज़ों से, बढ़िया। तो कैसे हम अपने में भय मुक्त रहें, अपनों को भय मुक्त करें, बहुत अच्छी इंडेक्स है एक्चुअली ये पता लगाना कि सही में मेरे से लोग डरते हैं कि फ्री हैं, फ्रीली बात कर। उसके लिए एक तरीका ये है कि देखो, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है कि समय का प्रेशर रहता है, तो इसी के लिए लोग टाउन हॉल करते हैं, है ना, एक ओपन सेशन। क्योंकि हर समय ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा। तो हर 15 दिन में या महीने में जो भी फ्रिक्वेंसी की जाए, 2 घंटे की मीटिंग जहां आप फ्रीली बात कर सकते हो, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। ऐसा एक अपने को, एक जो पहले होता था राजा से, वो बोलता था पहले अभय दान दो तो बात रखूं अपनी है ना। तो एक ऐसा एक टाउन हॉल रखनी चाहिए, माने वेस्टर्न कंट्री में उसको टाउन हॉल बोलते हैं। सेल वगैरह में भी ये होता था कि उस समय जो सीईओज हैं वो आएंगे, डायरेक्टर्स, और वो बोलेंगे आपको जो भी पहले बल्कि बैड न्यूज़ बताओ, क्या ठीक नहीं चल रहा है ना। तो उससे, क्योंकि रेगुलर में तो आपके पास जो कमिटमेंट्स हैं उनको निभाना है, तो कहीं कहीं वो स्पेशल सेशंस रखने की ज़रूरत है। तो दोनों में एक बैलेंस को बनाने के लिए, कि जैसे स्टाफ है मान लो हॉस्पिटल में, तो कभी कभी आप 15 दिन में एक सेशन रखें कि स्टाफ आज
एक एक 9 से 11 अपन इसीलिए बैठेंगे कि आपको मेरे से क्या क्या समस्याएं हैं या यहाँ पे क्या ठीक नहीं लगता, आप फ्रीली बताओ, और मैं चुप रहूंगा, सुनूंगा केवल, जस्टिफाई नहीं करूंगा, है ना। तो फिर उस पर मनन, तो इसमें क्या होता, एक वातावरण निर्माण होगा। बढ़िया। जीवन विद्या में सर्वप्रथम जीवन ही દ્રષ્ટાપદ है होने का अध्ययन है। એટલે જીવન વિદ્યામાં જે જીવન છે એના વિશેનું અધ્યયન છે। દ્રષ્ટાપદ होने के फलस्वरूप जागृति सहज प्रमाण होने की आवश्यकता है। द्रष्टापद में जीवन का अध्ययन होने के होता है, इसलिए उसमें जागृति क्रम होता है और उसमें जागृति आती है। जब मानव में समाधान होगा तो वो ऐसे जी पाएगा और वो परिवार में व्यक्त होगा, और उसको देखकर परिवार जब देखेगा तो परिवार एक समृद्धि की भाव और जिएगा, और वो परिवार को देखकर वो समाज में होगा, और समाज ऐसा समाज होकर अखंड समाज में ऐसा प्रूफ हो सकता है। 20वीं शताब्दी तक मानव परंपरा में अनेक समुदाय में पहचानने की समीक्षा हुई। व्यक्तिवाद, समुदायवाद पनपना सर्वविदित है। समीक्षा के फलस्वरूप में समुदाय समाज नहीं, समाज समुदाय नहीं, उसका बोध हुआ। 20वीं सदी में घने बहुत ही समाज और व्यक्तियों का एक समूह था, लेकिन वो समूह था, समाज नहीं बन सका है। ऐसी समीक्षा का बोध हुआ। बहुत बढ़िया। तो जीवन दृष्टापद है, इसका क्या मतलब हुआ? जीवन ही दृष्टापद है, इससे क्या मतलब निकला? दृष्टापद से क्या समझते हैं? એટલે मानव का ही अध्ययन है। हाँ, बढ़िया। मतलब जीवन ही देखने वाला है। दृष्टापद का मतलब होता है जीवन ही देखता है। हाँ, जो भी सभी होता है वो जीवन ही देखता है। जीवन ही देखता है ना। पहले अपन क्यों इसको कह रहे हैं, ध्यान इस पे बार बार ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले ऐसा मानते रहे कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ऐसा एक प्रचलन है कि भैया आप कुछ भी सही गलत करो, कोई है जो देख रहा है। तो ये पता लगा कि ईश्वर के पास ऐसी कोई आंख नहीं है। जो कुछ भी दृष्टापद है जीवन में है, तो या तो मैं देख रहा हूं या मेरे अपने लोग देख रहे हैं। माने मानव ही एक दूसरे को देखता है, ईश्वर कोई देख नहीं रहा है, ना कोई वो हिसाब किताब रख रहा है कि आपने कौन कौन सी गलती की, क्या क्या आपका हिसाब बाकी, ऐसा कुछ डिजाइन नहीं है। तो जीवन ही माने मानव के रूप में दृष्टापद में है, और हम सब एक दूसरे को देखते रहते हैं और दिखता ही रहता है। हमारा आचरण व्यवहार ये छिपता नहीं है। बढ़िया। तो 20वीं शताब्दी तक मानव परंपराएं अनेक समुदाय में पहचानने की समीक्षा, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो दूसरा पहला पॉइंट है कि अभी 20वीं शताब्दी माने 2000 तक, है ना, या 2020 अभी जो चल रहा है, इस समय तक मानव परंपराएं अनेक समुदाय में पहचानने में आई। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी बहुत सारे समुदाय हैं, जैन समुदाय, अग्रवाल समुदाय, बोलते हम समाज हैं उसको, हैं वो समुदाय, है ना। तो वेस्टर्न लोग, इंडियन लोग, चाइनीज, जापानीज, इन सबको हमने एक ग्रुप में कर रखा है। मानव जाति एक है, हम सब एक जैसे हैं। इसकी अभी तक मानव में स्वीकृति नहीं बनी। अभी हम डिफरेंट ही माने हुए हैं, है ना। इंजीनियर्स ग्रुप अलग है, डॉक्टर्स ग्रुप अलग है, मानव ग्रुप करके नहीं पहचानते हैं कि हम मानव हैं। ये क्वालिफिकेशन अभी नहीं आई है। तो हम अभी बहुत सारे समुदायों में बटे हुए हैं। तो व्यक्तिवाद और समुदायवाद पनपा हुआ है, फैला हुआ है। और बहुत सारे ग्रुप में ऐसा होता है कि जैन है तो जैन को मदद करना है ना, इनको बिजनेस में मदद करना है, पटेल समाज को, पटेल लोगों को आगे ले जाना है। इस तरह के एक समुदायवाद बना हुआ है। समीक्षा के रूप में देखें तो समुदाय समाज नहीं होता है, और समाज जब भी समुदाय रहेगा तो भय रहेगा, क्योंकि हम कंपटीशन में है एक दूसरे के साथ, कोऑपरेशन में नहीं है, कोलैबोरेशन में नहीं है। तो इसलिए समीक्षा में ये पता लगता है कि समुदाय तो समाज नहीं है। समाज यदि है तो फिर वो समुदाय नहीं है, वो तो फिर अखंडता में ही आ जाएगा। तो मानव जाति एक है, इसका बोध होना है। बढ़िया। अस्तित्व दर्शन, संपृक्तता,
व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु संपृक्त, बिगा, डूबा और गिरा, ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता, क्रियाशीलता, सम, विषम, मध्यस्थ, नियंत्रण, नियम, संतुलन और नियति। उसमें व्यापक में सभी इकाई प्रेरित है और सभी इकाई समान रूप से उपलब्ध है ऊर्जा, और उसमें सभी इकाई व्यापक में क्रियाशील है और नियम तो पदार्थ अवस्था में दिखाई देगा, नियंत्रण प्राण अवस्था में, और संतुलन जीव अवस्था में, और पूर्णता की गति नियति है। सम मतलब रचना होना, विषम विरचना हुआ, मध्यस्थ बने रहना। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल, लोखंड का टूटना विषम है और हाइड्रोजन और हीलियम का मिलना सम है, और जीवन परमाणु में विषम गति से सम गति और सम गति से मध्यस्थ की ओर गति। बहुत शानदार, वेरी गुड। स्व माने होना, जो होना, अस्तित्व में हमारा होना और अस्तित्व का होना, और त्व वो व्यवस्था सूत्र है। जो होना है तो होने की क्या उपलब्धि है, होने का क्या पर्पज है, वो त्व में आता है, वो व्यवस्था के, वो पूरकता और उपयोगिता के रूप में ही। और आचरण है तो आचरण वो सभी अवस्थाएं के आचरण है, वो अपने अपने त्व के सहित ही है। मानव का मानवत्व के सहित मानवीयता पूर्ण आचरण, वो ऐसे कि समग्र व्यवस्था में उसका वो भागीदारी रहता है, और वो सभी अवस्थाएं और अस्तित्व सब नित्य वर्तमान ही है। अभी वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में बोले तो हमारा एक श्रम, गति और परिणाम रहता है। श्रम, गति, गति का गंतव्य, और परिणाम। परिणाम में हमने बोला कि भाई वो जीवन का अमरत्व, वो एक परिणाम है। श्रम विश्राम के लिए ही श्रम है। बहुत बढ़िया। तो जो आशा की उपलब्धि के बीच में जो गैप है वही एक श्रम है, और वो श्रम विश्राम के लिए समाधान ही चाहिए, वो मानवत्व के लिए समाधान ही चाहिए तो ही विश्राम मिलेगा। गति के गंतव्य में तो जो समझ के आचरण पूर्णता तक जाएंगे, इसके बाद ही ये दिव्य पद और दिव्य मानव पद मिलने वाला है। तो वो गति का गंतव्य वही है, और परिणाम है कि जीवन की अमरत्व, चैतन्य इकाई का अमरत्व है, वो समझ में आ जाए तो वही एक परिणाम है। ये इतना समझ में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और व्यापक वस्तु में व्यापक एक पारगामी, पारदर्शी, निरपेक्ष ऊर्जा चेतना, जो हमने कल देखा था कि एक साकार दूसरे साकार को भिगा नहीं सकता, कुछ ये नहीं कर सकता। ये इसमें से ये जानने को मिला है कि व्यापक ये पारगामी है, पारदर्शी भी है, इस निरपेक्ष ऊर्जा है। कोई सापेक्ष ऊर्जा नहीं है कि इससे ये मिलती है और इससे ये लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो निरपेक्ष ऊर्जा ही है। बहुत बढ़िया। मूल बिंदु में सहअस्तित्व, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति का अध्ययन, भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति। तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि भाई पूरा अस्तित्व जो भी है वो अपने व्यापक में संतृप्त है और उसका सबका अध्ययन करना है। तो वो अध्ययन कैसे हो सकता है? तो अध्ययन करने के लिए मानव में सबसे पहले भास होगा, उसके बाद आभास होगा, उसके बाद प्रतीति होगी और उसके बाद अनुभूति होगी। तो भास कहाँ पे होना है? तो भास मन के लेवल पे होना है। बहुत बढ़िया। और मन के लेवल पे मन है वो रसग्राही है। तो रसग्राही का करके वो आस्वादन और चयन करके भास होता है।
फिर वृत्ति है वो तत्वग्राही है, उसके अनुकूल वो ऊपर का लेवल है। मन के बाद वृत्ति है तो वो तत्वग्राही होके आस्वादन और स्वाद करती है, तो उससे हमको आभास होता है, और वो जो आभास होता है वो तर्कपूर्वक हो सकता है। और उसके बाद वृत्ति के ऊपर है चित्त, तो चित्त है वो मूल्यग्राही है, तो उसका जो भी आस्वादन और चयन होगा वो मूल्यग्राही होगा। तो उसमें अपने को जो भी है वो प्रतीति होती है। प्रतीति मीन्स जैसे वस्तु है उसको वैसे स्वीकारना, और उसका जो भी है वो अपने को प्रतीति करना वैसा होता है और अनुभव करना होता है। और उसके बाद होता है बुद्धि है वो नियम व्यवस्था ग्राही है, तो जो भी आस्वादन चयन होगा बुद्धि के लेवल पे वो नियम व्यवस्था के ग्राही होगा, तो हमको अनुभव और अनुभूति होगा, तो हम उससे जीना हमारा हो सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, अभी वो बोला कि जीवन विद्या में सर्वप्रथम जीवन ही दृष्टापद है, बराबर? हाँ हाँ हाँ। अभी 20वीं शताब्दी तक मानव परंपरा या अनेक समुदाय में पहचानने की समीक्षा हुई। राइट। अभी व्यक्तिवाद समुदायवाद पनपना सर्वविदित है। अभी जो अलग अलग समुदाय है, लाइक जैन समाज है, जो भी पंथ है या सरनेम है, या तो वो और मानव, हाँ, जो अमुक समुदाय होते वो क्रूर होते हैं, अमुक समुदाय दयावान होते हैं। 80% तो होता ही है ऐसा। हाँ, ना, ठीक है ना। लाइक जैन होते हैं तो 80% हम देखते हैं, उसमें से चुनते हैं पर्सन को तो दयावान होते हैं। अमुक सरनेम वाले होते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता ही है वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी मानव और वो और जीवन, वो उसको कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि जीवन तो वैसे सब में। बहुत बढ़िया। देखो क्या हो रहा है, हर समुदाय का मतलब है उसकी मान्यताएं। समुदाय का मतलब क्या है, आइडियोलॉजी का, इज्म का मतलब क्या होता है। जैसे मुसलमान होने का क्या मतलब है, जैन होने का मतलब क्या है, क्रिश्चियन होने का मतलब क्या है ना। तो इन सब की कुछ मान्यताएं हैं जिसके आधार पर हम उसको क्रिश्चियन कहते हैं, जिसके आधार पर हम उसको जैन कहते हैं, जिसके आधार पर हम उसको मुस्लिम कहते हैं, जिसके आधार पर हम उसको ज्यूज कहते हैं। तो क्या होता है, एक सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, है ना। उसी का नाम इज्म है। कैपिटलिज्म का क्या मतलब है ना, या कम्युनिज्म का क्या मतलब है। तो हर इज्म माने वाद, एक विचार। तो जितने भी समुदाय हैं, अधिकतर समुदायों का एक मूल में उसके कुछ अवधारणाएं हैं, उसकी कुछ मान्यताएं हैं। इसीलिए आप एक जैन व्यक्ति को देख करके, एक मुस्लिम व्यक्ति को देख करके हम कुछ कुछ उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि अब वो बाउंड्री खत्म हो गई, सारे इज्म भौतिकता में चले गए। अभी आज के समय में देखोगे तो सबसे बड़ा कत्ल खाना जैन का है, आप गूगल करोगे तो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, माने यदि वो, तो अब क्या हो गया, अब जो आज का जो भौतिकवाद से जो ड्रिवन है मानव, अभी उसको लाभ के लिए वो कुछ भी कर रहा है। तो हम कह रहे हैं दयावान, है ना, लेकिन जितने जैन लोगों को आप देखोगे, वैश्य जो ग्रुप है जो साहूकारी कर रहा है, यदि आप इसके और रूट में जाओगे, क्योंकि खेती नहीं कर रहा है जैन, क्यों, खेती में हिंसा है। जैनिज्म का जो मेन, मैंने चूंकि मुझे जैन हूँ इसलिए थोड़ा बहुत पता है उसका, बाकी का आप लोग और उसी को देख सकते हैं, हर एक में किस तरह की मान्यताएं हैं। तो जैनिज्म में एक मान्यता है कि अहिंसा को फॉलो करना है, हिंसा नहीं करनी है ना, और खेती करने में हिंसा होती है, ऐसा उन्होंने माना हुआ है। टिलिंग करना है तो हम बहुत सारे जीव को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब खेती नहीं करेगा तो उसने क्या पहचाना कि भैया हम साहूकारी करेंगे या एजेंट का काम करेंगे, तो या तो पैसे उधार पे देना या जो दुकानदारी वाला काम है। अब क्या ये अहिंसक है यहाँ पर, क्या ये दया से दे रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट देखोगे तो बहुत हाई है, परंपरागत ढंग से देखोगे तो, है ना। तो ये सब भैया सब गोल हो गया है, पहले भी गोल ही था बहुत सारा, फिर भी कुछ सेट ऑफ मान्यताएं हैं। उल्टा देखो, यही जो सास ससुर हैं जो जैन हैं,
उनकी बहुओं से पूछो कितने दयावान है ये। समय पे खाना नहीं मिला तो एकदम उखड़ जाते हैं, है ना। तो भैया इसको यदि अपन फिर बहुत गहरे में देखेंगे तो बहुत सुपर, क्योंकि मान्यताएं मानव के आचरण को नियंत्रित कर ही नहीं पाती ना, समझ करती है, मान्यताएं नहीं कर पाती, समझ करती है आचरण को नियंत्रित। तो मान्यताएं कुछ डोमेन में, सामाजिक डोमेन में दिखने वाले फ्रेम में रहती हैं। जब हम दिखना माने जब समाज में हैं तो हम दिखते ऐसे हैं, लेकिन होते वैसा नहीं है। तो बताओ ये आपको ठीक लग रहा है कि जैसे जब आप जैन को दयावान कह रहे हैं, किसी जैन की दुकान पे जाओगे तो आपको ज़्यादा ठीक से सामान में कम वो लेता है प्रॉफिट, कैसे दयावानता को कैसे डिफाइन करोगे? मच्छर नहीं मारता ये हो सकता है। दूसरा कि उसको और भी अपने को देखना पड़ेगा भैया, कि जैसे हम जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम जब कहते हैं कि 80%, हाँ। तो जब कत्ल खाना वाले वो 20% में डालो, हाँ 5% में डालो, ठीक है 5% में, हाँ। लेकिन 80% है हाँ, वो ये ठीक दयावान है, तो ऐसा कह रहे हैं। तो अभी इसमें बेसिकली जब हम दयावान कह रहे हैं तो हम कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब हम दया क्या समझ रहे हैं? हाँ, दया को पहले डिफाइन करो, वही मैं लिख रहा हूँ। दया की परिभाषा क्या है? तो मतलब हम लोग मतलब वहां से ऑपरेट हो रहे हैं कि वो संवेदनशीलता को हम हाँ। दया कह रहे हैं, जिगर, राइट। तो पहले अपने को ये भी क्लियर होना पड़ेगा कि हम किसको क्या कह रहे हैं। तो जैसे हम ये संवेदनशीलता को दया कह रहे हैं, चलो अभी संवेदनशीलता की बात कर ले कि कुछ ऐसे समुदाय है कि जो ज्यादा संवेदनशील है, बिल्कुल। कुछ ऐसे समुदाय है कि जो कम संवेदनशील है। तो ऐसा है बिल्कुल। तो वो ऐसा क्यों है, तो उसके अगर रूट में जाएंगे तो भैया ने बताया वो है कि संवेदनशील ऐसे कुछ, तो जैसे क्या हो गया, तो भैया ने बताया कि भाई जैन लोग हैं वो एक साथ मतलब सब लोग एक समुदाय बना के रहने लगे, तो सभी उसी मान्यतावश चल रहे हैं कि भाई सुबह उठना है, देरासर जाना ही है। तो मतलब वहाँ पर वो प्रचलित हो गया, जितने लोग आसपास रह रहे थे उसमें, कि हाँ भाई उठना है, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि भाई आपको जाना है नहीं जाना है, आपको जाना ही है। सेम चीज़ एक दूसरा समुदाय है कि जहाँ पर एक जाति के लोग मतलब दूसरी जाति के लोग कुछ और एक साथ रह रहे थे, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही मान्यताएं थी, तो वही मान्यतावश फिर कहीं ना कहीं चल रहा था। तो जैसे हम लोग अगर वो देखने जाएंगे तो कोई भी अगर समझो कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई कुछ संवेदनशील है, कुछ नहीं है, कुछ में ये ज़्यादा है, कुछ में ये कम है, तो कहीं ना कहीं अपने को वो हिस्ट्री के ट्रेसेस मिलने लगेंगे कि वो ऐसा ऑपरेट क्यों हो रहा है। राइट। लेकिन क्या संवेदनशीलता पूरी पड़ रही है? अभी किसी भी दो समुदाय के वर्स्ट या तो बेस्ट व्यक्ति को अगर ले ले, तो क्या संवेदनशीलता से वो अपनी तृप्ति को निश्चित कर पा रहा है? पहला क्वेश्चन। चलो कि कोई भी इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर जो भी बंदे हैं, तो क्या वो सब करके भी अल्टीमेटली अपनी तृप्ति को वो निश्चित कर पा रहे हैं? और अगर हम लोग सबसे संवेदनशील जो समुदाय है तो उसमें चले जाते हैं, उसमें भी ले लो आप बेस्ट पर्सन को, या तो फिर जो मतलब जो समाज में रह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब हम लोग शायद से वो 1% जिसमें वो महापुरुष है उन लोगों को अभी नहीं पकड़ रहे, उसमें अपने को नहीं जाना है, अपने को जनरल टर्म में बात करनी है। तो उसमें से किसी अभी आदमी को पकड़ते हैं तो क्या वो अपनी को तृप्ति को निश्चित कर पा रहे हैं? तो बात यह आएगी कि फिर मतलब हम लोग मानव कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि भाई दोनों मानव है, तो दोनों मानव जैसे हम लोग अगर सभी अलग अलग समुदाय के यहाँ पर लोग बैठे हैं, फिर भी अगर हम लोग अपने आप में पूछेंगे तो अपनी क्या चाहत है, तो सभी की चाहत तो एक है। तो वहां से हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि 20वीं सदी से पहले हम लोग समुदाय में जी रहे हैं। तो उस रेफरेंस से यहाँ पर कि 20वीं शताब्दी तक मानव परंपराएं अनेक समुदाय में पहचानने की समीक्षा, फिर व्यक्तिवाद समुदायवाद पनपना सर्वविदित है। समीक्षा के फल में समुदाय समाज नहीं, समाज समुदाय नहीं, इसका बोध होना। तो मतलब ये सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि भाई समुदायवाद में जीने से अपना काम पूरा नहीं पड़ रहा है, इसकी समीक्षा हो चुकी है। ये ठीक है, बट तुम कुछ और कहना चाह रहे? ये बात तो ठीक है। देखो सेट ऑफ बिलीफ्स हैं बेसिकली, सारे समुदाय एक सेट ऑफ बिलीफ्स हैं। जैसे गांधीवादी
में आप कुछ कुछ चीज़ों को, ट्रेड्स को पहचान सकते हो, है ना। गांधीवादी होगा तो अपना काम खुद करेगा, कपड़े अपने धोएगा, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें आप, उसकी क्या मतलब है, वो बेसिकली हम मान्यताओं से चलते हैं ना, चित्त में मान्यताएं होती हैं और हम मान्यताओं से चल रहे हैं, तो कुछ ट्रेड्स तो आप पहचान ही लोगे। उसी को समुदाय कह रहे हैं। हाँ हाँ, अमुक समुदाय वाले जो लोग होते हैं ना, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बराबर है। मीन्स वो चोरी नहीं करेगा, उनको ये काम देना है, वो अपराध नहीं करेगा, 80% 90%। ऐसा कह सकते हैं। अमुक समुदाय वाले जो होते हैं तो मीन्स हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो अपराध, और उनके वहाँ अपराध भी ज्यादा ही होता है। ये ठीक है। तो अभी जीवन तो अभी मीन्स उनके वहाँ जो मान्यताएं चल रही है, जो अपराध कर रहे हैं, हाँ, तो वो ऐसा क्यों कि उनके यहाँ ऐसी मान्यता चल बहुत रही है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसको आप उल्टा सोचो, तुम ही बताओ। अच्छा, थोड़ा सा अपने को ही ऑब्जर्व करना है। अपन ही देख रहे हैं कि कुछ लोगों में ऐसी मान्यता है, जैसे ऐसा लोग मानते हैं कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, है ना, जहाँ पे माता पिता बहुत परेशान है ना, डे टू डे चीज़ों में उनकी मीट नहीं होती आवश्यकताएं, तो उनका दारू पीना, अपनी पत्नी की पिटाई करना, है ना, इस तरह से उनमें वो बच्चे वही देख रहे हैं। अपन 80% की बात करें, 10-20% सब जगह हटा दो, तो उनमें ये बद प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, छीना झपटी, है ना, उनको लगता है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो ऐसा आप देख पाएंगे। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके साथ मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, है ना, गिट्टी उठाते हैं, गिट्टी तोड़ते हैं, फिर भी जो साहूकार है, जबकि साहूकार एक तरह से देखेंगे तो अच्छी प्रजाति, मतलब अच्छे समुदाय का होगा वो, फिर भी वो उसकी कटौती करता है, सैलरी काट लेता है, कम पैसे देता है। तो इन बच्चों में ये स्वाभाविक रूप में आ जाता है कि छीना झपटी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी मान्यताएं बन जाती हैं। बहुत सारी मान्यताएं तो प्रोफेशन से आ रही हैं। हम किस तरह के काम कर रहे हैं, जैसे जो कत्ल खाने में जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी हिंसा की प्रवृत्तियां आ जा रही हैं, उनको मतलब उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाता है हिंसा करना। तो हमारा प्रोफेशन भी हमारे पे बहुत सारा प्रभाव डालता है। तो आप ही बल्कि उल्टा करो ना, देखो अपने को ही पता है कि जीवन तो समान है, ये ऐसी मान्यताएं क्यों बन जा रही वहां पर? इसका मतलब उनके माता पिता ऐसा करने को सपोर्ट कर दे रहे हैं। जैसे झुग्गी झोपड़ी में कोई किसी से मोबाइल लेके आ गया तो पिताजी बोलेंगे चलो अच्छा ही हुआ यार, आज इसको बेच दो, कुछ आज का 2 दिन का खाने का काम हो जाएगा। अच्छा, अपना बच्चा लेके आएगा, पेंसिल भी ले आएगा यदि स्कूल से दूसरे की, तो हम उसको बोलेंगे नहीं बेटा ये तुमने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है उस जीवन में, वो तो अभी 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो किस तरह का वातावरण प्रदान किया जा रहा है बड़ील लोगों के द्वारा, उस तरह की उसमें मान्यताएं आने लगती हैं। इस तरह से देखने को मिल रहा है। जैसे मैं जैन घर में हूं तो मैं मच्छर मारूंगा तो पापा बोलेंगे ये क्या किया तुमने। अभी छोटे बच्चे को तो पता नहीं है, तो धीरे धीरे उसमें स्थिर हो रहा है कि नहीं ये करना ठीक नहीं है ना। तो इस तरह से जीवन में एक उम्र में आज्ञा पालन और अनुकरण इमिटेट करने की आदत होती है ना, जो परिवार में चलता है। जैसे मेरे घर में रोज पापा जी मान लो घंटी बजा के पूजा पाठ करते हैं, तो आप देखोगे तो बच्चे भी बैठ जाते हैं, वो भी साथ में करेंगे। तो ये बहुत नेचुरल है। तो क्यों मान्यताएं स्वीकार हो जा रही हैं जीवन में? जीवन जबकि समान है सब में, लेकिन जो उनके परिवारों में जिस तरह का प्रचलन है 80 to 90% वो उसको अडॉप्ट करता है, बाद में उस पर क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों करते हैं। वो यदि स्थिर नहीं होता है तो उसको बदलता है। ये प्रक्रिया चलती है। बट बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा क्यों है? उसका कारण ये कि वहां पर इस मान्यताओं की स्वीकृतियां हैं। जैन लोगों में हिंसा ना करने की स्वीकृति है, चोरी, क्योंकि हिंसा, चोरी, है ना, कुशील, अपरिग्रह, इस हालांकि अपरिग्रह कह रहे हैं जैन लोग, सबसे ज्यादा संग्रह करने वाले जैन हैं, लगभग, है ना, असंग्रह की। जबकि उनका कहने का माने यदि आप देखोगे महावीर के जो सिद्धांत हैं उसमें असंग्रह एक मेजर सिद्धांत है। उसको उन्होंने अपने ढंग से डिफाइन कर लिया, अपरिग्रह को। हम 5 जोड़ी कपड़े ही पे रखेंगे। अधिकतर लोग ऐसे हैं, है ना, मैं जानता हूँ पर्सनली, जो 5 जोड़ी 11 जोड़ी कपड़े उतने ही रखते हैं बस। यदि उनको नया खरीदना है तो पहले वो दान कर देंगे फिर लेके आएंगे।
लेकिन बैंक में कितना बैलेंस रखना है इसका कोई संग्रह से लेना देना नहीं है। या फिर वो क्या करते हैं, खुद नहीं रखते, बेटे के नाम कर दिया, बोले अब हम तो असंग्रही हो गए। उसका भी अपना फायदा है, माने ऐसा नहीं कि उसका एडवांटेज नहीं है, वो अपना एक सिंपल जीवन जी रहे हैं, है ना। तो ये मान्यताओं से चल रहा है। तो इसीलिए समुदाय कह रहे हैं, अलग अलग समुदाय का मतलब ये समुदायगत मान्यताएं। वो बहुत सारा रहन सहन से आ रहा है, बहुत सारा वातावरण से आ रहा है। जैसे इन जनरल आप देखोगे तो ब्लैक्स हैं जो अमेरिका में, अपराध करने वाले ब्लैक्स हैं अधिकतर, ऐसा नहीं कि वाइट्स नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑप्रेस्ड ग्रुप है। ऑप्रेस्ड माने उसको दबाया गया है। स्कूल में जब वो पढ़ने जाता है तो जो वाइट बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हालांकि उसके पिताजी दादाजी अमेरिका में सेटल हो गए, लेकिन आज भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है स्कूल में। जॉब मिलने होती है तो उसमें भेदभाव होता है ना। मैं तो पर्सनली देखा हूँ कनाडा में, ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन की बात कर रहा हूँ। कनाडा में हमारे ही मित्र हैं, है ना, वो बहुत पहले से सेटल्ड हैं। तो उनकी बच्ची वो 20-25 साल की थी, तो वो बिल्कुल लगभग रोते रोते बता रही थी कि भैया इतने साल से हम लोग, आज भी जब मैं जॉब के लिए जाती हूँ तो मेरे पे डिफ्रेंसिएशन होता है, क्योंकि मैं कनेडियन नहीं हूँ, ऑस्ट्रेलियन नहीं हूँ, इंडियन हूँ। तो अब ऐसे लोगों में क्या है कि जो रोष है, जो विरोध की भावना है, वो उसका बदले के रूप में कहीं कहीं जब उनको मौका मिलता है तो वो कर देते हैं कुछ गड़बड़। ये घटनाएं घटती हैं, तो उसका प्रभाव। फिर दूसरा आई थिंक उसको उस एंगल से भी देखें ना, कि जैसे अपराध की भी बात कर रहे हैं, और अपराध हमको उस तरह से, जैसे चोरी करना एक अपराध है, राइट। तो इवन रियल एग्जांपल्स भी देखते हैं कि जैसे कि वो हमारे गांव के पास में वो बहुत फेमस है, जैसे आप बोल रहे हो कि वो पहले बहुत फेमस था उसके लिए। तो अभी जब उसको वो ऐसा क्यों हुआ, अभी तो जीवन सेम ही है, तो अभी वो अपराध कर रहे। तो अभी जैसे वहाँ पे एक मान्यता हुई कि अभी ये करने से अल्टीमेटली मेरा काम थोड़ा आसान जैसा लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। उससे उनकी तृप्ति और वो सुखी हो नहीं जाते, इसीलिए वो दुखी ही रहते हैं। प्रवृत्ति वो ही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी पापा ने ये किया और उन्होंने सपोज प्रोत्साहन दिया, तो दूसरे लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन वो तृप्त नहीं हुए। इसीलिए जब भी उनके समक्ष समाधान आया, कुछ सॉल्यूशंस आया, तो उनकी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। जैसे आज अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा बदल गया है। अभी छाबलिया का पूरा वो जैसे देखते हैं तो वो काफ़ी सारा चेंज हो गया है। वहाँ पे वो स्वाध्याय प्रवृत्ति और ये सब चला, तो काफ़ी सारी समीक्षा खुद में हुई है, तो अभी वो काफ़ी सारा चेंज हो गया है। चेंज मीन्स बहुत सारा चेंज हो गया है। अभी तो उसकी गणना उसमें आती ही नहीं है। तो एक्चुअली देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है बाहर से कि वो अपराध करके भी सुखी है। एक्चुअली तो अल्टीमेटली एम क्या है, जीवन को चाहिए क्या? तो सुख ही चाहिए। अभी वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो उसकी समीक्षा वो करता जाएगा, और जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक उसको जो भी रास्ते मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलता जाता है। इसीलिए ओवर अ पीरियड समुदाय भी चेंज होते हैं। हम जैसे भी देखते हैं प्रैक्टिकली, तो समुदाय में भी काफ़ी सारी मान्यता ओवर अ पीरियड चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि चाहिए सुख, निरंतर सुख चाहिए। अभी वो जो भी मान्यता बस वो चल रहा था, वो अभी अच्छा नहीं लग रहा और वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो अभी वो दूसरा कुछ भी प्रपोजल आता है तो उसको धीरे 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 खबर ना पड़ते वो चेंज होता जाता है, वो शिफ्ट होता जाता है। ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा हम देखेंगे तो व्यवहारिक रूप में भी, जैसे भी हम काफ़ी सारी पहले देखते हैं, आज से आई थिंक 20-25 साल के पहले देखते हैं, तो काफ़ी सारी कम्युनिटी ऐसी है जैसे आपने बोला, और अभी वो ही कम्युनिटी को देखो तो उसमें बदलाव है कि नहीं है? बदलाव है, लेकिन मीन्स अभी खुले में तो भी बोल नहीं सकता, लेकिन क्या है कि अभी वो बोलते नहीं है कि सांप है तो सांप को ऐसे आप कुछ कर नहीं सकते, कभी भी डंक मार सकता है, बराबर है। ऐसे ही अभी ऐसे ही मैं ऐसे समाज से हूँ, बराबर, तो मैं अभी आपके साथ तो अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी उठपटंग हरकत कर हाँ। अरे अभी क्या है कि मैं ऐसा बोलने जा रहा हूँ कि
ट्रस्ट करे या जो अपनी मान्यता है पुरानी कि नहीं ये कभी भी उठपटांग हरकत कर सकता है तो वो मान्यता लेके चलूं, या जो सही मान्यता है नहीं नहीं वो भी जीवन है, मैं भी जीवन हूँ और हम सब जागृति के पंथ पे चल रहे हैं, तो वो ऐसा अभी नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसा होता ही है। आप देखे हुए ना। गुड गुड। बस यही पॉइंट है, अभी यही पे सही पकड़ना है। हाँ, अभी यही पे सत्य को पहचानना है और उसको समझना है क्या सत्य है। तो चाहत के रूप में कोई भी कम्युनिटी ले लो, तो चाहत के रूप में तो उनको निरंतर सुखी होना है, वही है कि कुछ दूसरा है, उसमें डाउट है कुछ? नहीं, वो तो है। ओके, अभी योग्यता की जो बात कर रहे हैं, योग्यता कैसे डेवलप होती है? योग्यता कैसे डेवलप होती है? तो आप जैसे वातावरण में रह रहे हो, जैसी प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आपकी योग्यता होगी। तो अभी वो रियलिटी हमको समझना होगा कि जब तक मैं भ्रमित हूँ और समीक्षा नहीं किया हूँ तब तक वो उठपटांग कर सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी चाहत पकड़ में आ गई कि भाई वो चाहता तो यही है, लेकिन अभी ये एटमॉस्फेयर में रह रहा है तो ऐसा है तो करेगा ही है, ऐसी संभावना है ही, उसकी भी एक स्वीकृति है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी क्या मैं कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंगली वो ध्यान में तो रखना ही है मुझे, बराबर है। वो तो है ना, वो तो रखना ही है ना, क्योंकि वो सत्य है, रखना ही पड़ेगा। हाँ, वही। लेकिन इसमें नहीं, इस दोनों में शिफ्ट बहुत बड़ा है। मैं देखता हूँ ना पर्सनली, तो उसमें दोनों में शिफ्ट बहुत बड़ा ये है कि एक जो कल हमने जो 4 मैट्रिक्स वाला देखा था, उसमें जो चौथा पार्ट था जहाँ पे हमको क्वेश्चंस मार्क है, हमारे दिमाग में चौथा पार्ट क्या था कि उसकी चाहत में हमको डाउट लगता था। चौथे पार्ट में क्या लगता था? चाहत में डाउट लगता था। अभी जो मैं शिफ्ट बोल रहा हूं उसमें चाहत में मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं वो मोड में आ जाऊंगा। तो अभी मैं योग्यता कैसे बने उसके लिए ही काम करूंगा। ये बहुत मेजर शिफ्ट है। हमको लगता है दोनों सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। पकड़ में आ रहा है कि फिर से बोल? फरीથી બોલ। તો ફરીથી હું ગુજરાતીમાં ખાલી સમજાવવાનો ટ્રાય કરું કે ભાઈ આપણને શું લાગે છે? આપણને અત્યારે એવું લાગે છે કે કોઈ જાતિ આવી છે અથવા કોઈ આ ટાઈપના માણસો છે અથવા આ કંપનીવાળા માણસો છે કે આ આવા છે, તો આપણને એમ લાગે છે કે આ આવા છે એટલે હવે એમનાથી ધ્યાન રાખવું જોઈએ। આવો એક તમારો પ્રશ્ન છે। એમાં ખોટું કંઈ નથી, ફરક પણ બેમાં શું ફરક છે? એક આમનાથી ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એમાં મૂળમાં આપણા અંદર શું પડ્યું છે કે આ આવા છે, એમનો ઇન્ટેન્શન આવો છે। હાલ આપણા મૂળમાં શું પડ્યું છે કે આ કમ્યુનિટી અથવા આવા છે, એમનો ઇન્ટેન્શન આવો જ છે અને એવું જ કરવા માંગે છે અને આવું જ કરશે। એમની ચાહત સારું કરવાની છે એવી સ્વીકૃતિ આપણામાં નથી। હવે જે વાત કરી રહ્યા છીએ એમાં શિફ્ટ એ થઈ જાય છે કે ચાહતમાં મને જરાય ડાઉટ નથી। આ પણ કમ્યુનિટી છે તો એ પણ એવું જ ઈચ્છે છે કે એમને સારું જ કરવું છે, એમને કંઈ ખોટું કરવું નથી, એ બધું જ સારું જ કરવા માગે છે। આમાં મને હવે કોઈ ડાઉટ નથી। આવું એક મારામાં સ્ટેજ આવી જાય તો હવે હું મારી યોગ્યતા એક તો એવી હશે તો એ યોગ્યતાથી એમની યોગ્યતા કેવી રીતે બને એ દિશામાં હું કામ કરીશ। આ બંનેમાં બહુ મેજર શિફ્ટ છે। જેમ હું એકદમ વ્યવહારિક ઘરમાં પણ વાત કરું તો સપોઝ હું કહું કે મારી વાઈફ છે, તો મારી વાઈફને મને ખબર છે કે હું આવું કહીશ ને એટલે ફટ લઈને એવા આવા 4-5 સેન્ટેન્સ કહી દેશે અથવા આવું કહી દેશે। અને આવું એક વખત નહીં બન્યું, આવું 10 વખત બન્યું છે કે ભાઈ હું ધારાને કંઈ પણ વાત કરું એટલે સીધો એવી વાત કરીને લેતી આવશે કે ભાઈ આ જો હું કહેતી હતી ને આવું જ થયું ને, જો હું કહેતી હતી ને આવું જ થયું ને, જો હું કહેતી હતી ને આવું જ થયું ને। આવું 10 વખત એને 10 નહીં 50 વખત એને કીધું છે અને મને હું 51મી વખતે વાત કરીશ તો મારા મગજમાં શું થાય કે જો આ એક કમ્યુનિટી થઈ ગઈ। સપોઝ ધારાને એક કમ્યુનિટી હું પકડી લઉં મારી વાઈફ તરીકે, તો એક કમ્યુનિટી છે તો હવે એ કંઈ પણ કહે છે તો મને તો શું થાય છે કે આવું જ કહેશે, હવે આવું જ કહેશે। એમાં હું એ નહીં જોઈ શકતો કે ભાઈ એની ચાહત આવું કહી રહી છે એમાં શું સત્ય છે અને એનું અલ્ટિમેટલી આવું કહેવા પાછળનું પણ હેતુ શું છે। એ તો સુખી થવા માટે ટ્રાય કરી રહી છે। આવું મન પકડમાં નથી આવતું। આવું પકડમાં નથી આવતું એટલે શું થાય છે, એ જેવી પણ વાત કરે છે એટલે ત્યારે મારી સીધી અસ્વીકૃતિ થઈ જાય। યાર તું હવે રહેવા દે, તું આજ કહે આખો દાડો, તું ના કહે। આવું એક મારું સ્ટેજ આવે। હવે જો હું ખરેખર સાચું એવું સમજી ગયો છું
કે એવું કંઈ પણ રહી છે એના પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તો એ સુખી જ થવા માગે છે, પણ એને એવું કંઈક પકડાઈ ગયું છે. શું પકડાઈ ગયું છે? કે આ આવું છે, આવું જ થાય છે, આવું જ છે, આવું જ થાય છે, આવું. પણ જો મારામાં એ ક્લિયર થાય છે કે ભાઈ ધારા છેવટે તો થવા સુખી જ થવા માગે છે, એને કંઈક માન્યતાવશ આવું પકડાઈ ગયું છે, તો હવે હું એવા અલગ અલગ પ્રયત્ન કરીશ. હું અજય ભૈયા જોડે વાત કરીશ, કે અંકલ જોડે વાત કરીશ, કે કોઈ પણ, અથવા આવી ગોષ્ઠીઓમાં, કે વોટ એવર, કંઈક ના કંઈક કરીને એવો સંવાદ અથવા એવી મારી યોગ્યતા ઉપર કામ કરીશ કે જેથી એવું વાતાવરણ પૂરું પાડવું કે એને સાચી વસ્તુ પકડમાં આવી જાય. આ કામ થશે, પેલામાં એ કામ નહીં થાય કદી. આ બે વચ્ચે આટલો મોટો શિફ્ટ છે. પહેલામાં સીધો એ જ થઈ જશે કે એનો વિરોધ જ થઈ જશે. 51મી વખત તમે સાંભળશો નહીં, 51 વખત તો આવશે નહીં, 8, 5, 6, 7, 10 વખત થયું ને એટલે પતી ગયું વાત. 11મી વખત પછી એની વાત સીધી કટ જ થઈ જશે. એમાં યોગ્યતા કેવી રીતે ડેવલપ થાય એ દિશામાં, એના માટે વાતાવરણ બનાવવાની દિશામાં એક ડગલું આપણે કામ નહીં કરીએ. આવું જુઓ, પર્સનલી હું જોઉં છું તો એવું થાય છે મારી અંદર. તો એવું એક વસ્તુ ધ્યાનમાં આવે છે. જેમ અત્યારે કંઈ પણ મુસલમાનની વાત આવે કે કોઈ XYZ કમ્યુનિટીની આવે તો આપણે સીધું જ શું કરી દીધું કે હા તો એવા જ છે, એવા જ છે એટલે વાત પતી ગઈ. આવું કોઈ કરવાનું ખરા આપણે? કશું નહીં. કાર્યક્રમ શું? વિરોધ જ કરવાનો. કદી એવું વિચાર્યું કે ના એ ઈચ્છે તો સાલું આ જ છે, તો હું એવું શું કરું, એવું શિક્ષામાં, એવું વાતાવરણ બનાવવામાં અથવા એવું કરવા માટે હું શું કરું, એના સહયોગી થવાનું આપણે સ્ટેન્ડ લેતા નથી. તો આ બેમાં મેજર શિફ્ટ એ આવે છે. અને એ જે જીવન વિદ્યાનો જે આ કાર્યક્રમ કે આવું જોઈએ, તો એમાં ઘણા બધા માણસોમાં પણ આપણને સંભાવના જે દેખાય છે. કેમ દેખાય છે? કારણ કે એ સત્ય દેખાઈ જાય છે કે યાર મુસલમાન છે કે ગમે તે છે, કોઈ થપ્પો મારીને નહીં આવતું. આ તો જેવા વાતાવરણમાં થઈએ છીએ એવા આપણે થઈ ગયા છીએ, તો એ થઈ જાય. આ સ્વાભાવિક વાત છે. તો હવે શું સાચી વસ્તુઓ છે એને પકડીને એવું વાતાવરણ બનાવવામાં આપણે કેવી રીતે સહયોગી થઈએ, આ આખો મેજર શિફ્ટ આવે. આવું મને પકડાય છે. બીજું પકડાયું વિચારું કે એટલે એ તો વસ્તુ ધ્યાનમાં તો રાખવાની જ છે, બરોબર, કે જે કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે પણ માન્યતામાં વશમાં લઈ લીધા કે આ સમુદાય આ રીતના હા. અને પોઝિટિવલી હજી વાત કરું તો હવે અધ્યયનના સંદર્ભમાં કે આપણે પણ એમને એવું વાતાવરણ આપીએ કે જેથી એ પણ એ રીતના બને. આ પહેલાના જેવો ક્વેશ્ચન છે, ખબર છે આપણે વચ્ચે ગોષ્ઠીમાં ડિસ્કસ કરતા હતા કે નાનું છોકરું છે, તો આજે સમજો કે આપણે એવું અત્યારના લેવલે સમજીએ કે હું સમજદાર છું, તો નાના છોકરાને એ જ વખત સમજાવી દઉં, પણ શું એ સંભવ છે? એ તો આપણે ક્લિયર કર્યું હતું કે એની પણ અત્યારના લેવલે યોગ્યતા છે, એની પણ જર્ની છે. આજે એને પણ એ સમજવાના ક્રમમાં સમજતા સમય લાગશે, બરાબર. પણ આપણે અત્યારના લેવલે શું પ્રોસેસમાં ફોલો થઈએ છીએ, તો આપણે અત્યારે સમજો એ રીતે ઓપરેટ થવાનું છે કે એ બાળક અત્યારે સમજદાર થાય એના માટે હું આજે અત્યારના લેવલે શું પ્રયત્ન કરું. હું એવું ઈચ્છું કે નાનું બાળક અત્યારે રડે છે અને હું સમજદાર છું એટલે નાનું બાળક અત્યારે મારા સામે આવશે ચૂપ થઈ જશે, તો એ નથી સંભવ. તો સિમિલર કેસ છે. આવું અત્યારે ત્યાં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો બોનીભાઈએ, જે એક્ઝામ્પલ આપ્યો એમાં મલ્ટિપલ કેસીસ આવશે. આપણે અત્યારે મુસલમાનની વાતો ભૂલી જઈએ. હું ઘરની વાતોના પણ અંદર કે એના સિવાય હું તમને કોઈક નાની વાતોના અંદર એવા પોઈન્ટ્સ આવશે. તમે અત્યારે કામ કરો છો, તમારા અંદર ટીમ છે, તમને અત્યારના લેવલે ગેપ્સ દેખાય છે અને ટીમમાં અત્યારના લેવલે એ વસ્તુ દેખાઈ રહી છે, તો તમે શું સ્ટેન્ડ લેશો કે ભાઈ હું એને અત્યારના લેવલે સમજદાર બનાવી દઉં? શું સંભવ થઈ જશે તરત? એ વાતાવરણ બનાવવા માટે આપણે એ પ્રોસેસમાં છીએ અને એ વાતાવરણથી ધીરે ધીરે જ એને ઇમ્પેક્ટ આવશે. તમારા જ સામે કોઈ દંગો થઈ ગયો, તમે શું કરશો? તો આગળ બધાને અત્યારના લેવલે સમજાવવા બેસો? મારી વાત પકડાય છે? તો જે અત્યારના લેવલે હવે આનાથી ખાલી સમીક્ષા શું થાય છે કે ભાઈ એક્ઝિસ્ટિંગ સમાજમાં કાં તો એક્ઝિસ્ટિંગ અત્યારે સામેવાળા વ્યક્તિની કાં તો હું તમને કહું જે સામેવાળા સમુદાયની એ ક્યાંથી ઓપરેટ થાય છે એની આપણા અંદર સ્પષ્ટતા થવી, બરાબર. આપણે ક્યાંથી ઓપરેટ થઈએ છીએ એવું પણ આપણે અંદર જોઈ શકવું. અને પછી અત્યારે સમજો કે તમે જે ડિસિઝન લો છો એમાં તમને તમારા અંદર એ વિરોધ કાં તો કોન્ફ્લિક્ટ નથી, કારણ કે તમને તમારી સ્થિતિ ખબર છે, તમને સામેવાળાની સ્થિતિ અત્યારે જોઈ શકો છો.
પણ એના પછી ત્યાં પૂરું નથી થતું. એના પછી ત્યાં પૂરું નથી થતું કે હવે આ ઇશ્યુઝ છે, હવે એ ઇશ્યુઝને એડ્રેસ કરવા માટે હું આજે અત્યારના લેવલે સમજો કે ઠીક છે ચલો કોઈ ફરક નથી પડતો, બીજા દિવસે એડ્રેસ કરવા માટે કશું નથી કરતો, ઠીક છે ચલો કંઈ ફરક નથી પડતો, તો એમાં ધીરે 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 તમે તમારા અંદર પણ હવે મૂલ્યાંકન કરતા જશો ને તો તમને ક્યાંક એવું તો લાગવા જ લાગશે કે કંઈ ફરક નથી પડતો, કંઈ ફરક નથી પડતો એવું કહીએ છે પણ ક્યાંક કોન્ફ્લિક્ટ તો ઊભો રહે છે. જે દિવસથી તમે પ્રયત્નના અંદર જવા લાગો છો, ભલે હું તમને કહું થોડા અંશે કે જે પણ અત્યારના લેવલે તમે તમારી ક્ષમતાના રેફરન્સથી તમે અત્યારના લેવલે એ જેટલું કરી શકો છો, એ દિવસથી તમને એટલીસ્ટ એવું થશે કે હું મારા પ્રયત્નમાં છું. ધીરે ધીરે અત્યારના લેવલે વાતાવરણ ઊભું થશે અને એ વાતાવરણની ઇમ્પેક્ટ જ એને સુધારશે. તમે એવું ઈચ્છો કે અત્યારે હું 2 શબ્દો કહી દઉં સુધરી જશે, એવું નહીં થાય. આટલું સ્થિર થવું જોઈએ. ને સ્થિર નહીં થાય એનું એ કારણ શું? ભાઈને થોડો એ પ્રોબ્લેમ થાય છે કે આપણે 10 વર્ષ પહેલાં આપણે કેવા હતા. ઠાકોરની વાત તો બધા જવા દઈએ આપણે, પણ 10 કે 15 વર્ષ પહેલાં આપણે પણ આ જીવન વિદ્યા આવ્યા પછી ચેન્જ થવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ને. આપણને 10 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ લાગી જશે. એ જ વાત કહેવા માટે ભાઈ માગે છે કે આવશે ક્યારેક. તો હવે ધીરજ જ રાખવી પડે, એનું કંઈ સોલ્યુશન છે જ નહીં. આપણું જોઈને કદાચ એ લોકો ધીરે ધીરે પરિવર્તન આવે, કે આપણે આ બધાનું જોઈને જ થાય ને. ધારો કે આ લોકોએ શરૂઆત કરી તો એ જ વસ્તુ મારા ખ્યાલથી પાયામાં જ છે કે ભાઈ આપણે કેવા હતા. આપણા પર આંગળી કરો તો ખબર પડે. 10 વર્ષ પહેલાં આપણે તોફાની હતા, ટીકણું હતું, ફલાણું કેટલું હતું, બરાબર. ભૌતિકવાદમાં મય હતા. હવે ધીરે 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 જે બદલાવ આવશે એ બહુ સમય લાગે. તો 50-50 100 વર્ષ નીકળી જાય, એટલે આવશે ક્યારેક. તો હવે હલો, એક રિયલ એક્ઝામ્પલ ખાલી આનું, એક હિરેન્દ્રસિંહ નહીં અત્યારે હાજર, નહીંતર એમને પહેલાં એક વખત ખાલી અમારે ત્યાં બેઠા હતા ને તો શેર થતું હતું કે એ અહીંયાથી સતલાસના જતા આવતા, એટલે આખી કમ્યુનિટી, મતલબ કે બિઝનેસ કમ્યુનિટીની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયાથી જતા હતા ને વચ્ચે ક્યાંક ચા પીવા માટે કેમ દૂર થોડીક વાન ઊભી રાખી અને આ લોકો ઉતર્યા ડ્રેસમાં, આપણે બધા લોકો. એટલે પછી પેલો બેન ભાઈ 2 જણા હતા, એટલે પેલા બેન કે જીબીના સાહેબો આવ્યા એમ કહીને બધું સરખું કરવા માંડ્યા. અને પછી ખબર નહીં નજીક ગયા ને કોકને ઓળખી ગયા, એટલે કે આ તો ઘસ્યા છે. પછી છેલ્લે એમને એ ખબર પડી કે ભાઈ એમાંથી કોઈએ વળી પાછું કીધું કે ભાઈ સમટ ડાયમંડમાં જોબ કરે છે, એટલે આખો ભાવ પાછો આખો બદલાઈ ગયો. એટલે એક આવી વસ્તુ છે કે આખા સમુદાય કે કમ્યુનિટી બિઝનેસ માટેનો જે આખો ભાવ હતો એ, અને એના પછી વળી પાછું સમટ ડાયમંડનું નામ આવ્યું. એટલે ધીરે 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 જે બદલાવ લોકોનામાં આવે છે એ એને માર્ક કરવાની વાત છે. એટલે આ જીગરભાઈનો જે પ્રશ્ન છે ને એ આમ જોવા જઈએ તો કોઈ ને કોઈ દરેક લેવલે દરેકને ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રશ્નો થતા હોય ભાઈ આવું કેમ થાય છે. પણ સાથે સાથે પોતાની જાતને પૂછીએ તો કે ભાઈ એનું સોલ્યુશન શું છે. તો સોલ્યુશન આપણને ક્યાં દેખાય છે. ધારો કે અત્યારે આપણે અહીંયા બેસીએ છીએ તો અત્યારે મારી જે સ્થિતિ છે એ પ્રમાણે હું પણ જોઉં છું. કારણ કે આમાં તો શું છે કે જે દેખાય છે એ પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે દેખાય છે. અને કંઈ પણ તમે અત્યારે સોલ્યુશન કરવા જશો કે ભાઈ આના શું સોલ્યુશન, તો એવા કોઈ રેડીમેડ સોલ્યુશન નથી. લાંબા સમયનો એક સતત પ્રયત્ન, પોતાની સ્થિતિ સુધારવાનો પ્રયત્ન, પોતાના ઉપર તમે સતત પ્રયત્ન કરતા રહેશો તો તમને પણ આજે જે પ્રોબ્લેમ દેખાય છે એ પ્રોબ્લેમ કદાચ આવતા સમયમાં એ તમારા માટે સોલ્યુશન, કારણ કે તમારી સ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે જેથી કરીને તમને એ સહજ સોલ્યુશનના રૂપમાં દેખાશે. આજે તમે જે માન્યતાથી ઓપરેટ થાઓ છો એટલે તમે વ્યક્ત પણ એવી રીતે થાઓ છો, તમે વ્યક્ત એવી રીતે થાઓ છો એટલે એના જે રિપલકેશન છે એ પણ એ રીતે આવે છે. એટલે લાંબા ગાળામાં તો જીગરભાઈ મને એવું દેખાય છે ને કે આમાં સવાલ એ છે સમજ ઉપર કેટલું આપણે કામ કરીએ. આ સમજ આપણી જેમ બનતી જાય, પોતાના ઉપરનો વિશ્વાસ બનતો જાય તો પછી તમને બધું જ છે ને એ જેમ જેમ તમને તમારી સમજ પાકી થતી જશે એમ આજુબાજુ બધું તમને સારું જ દેખાતું જશે. કારણ કે તમે વિશ્વાસથી ભરપૂર ઓપરેટ થશો. આવું મને દેખાય છે કે લાંબા સમયે તો જે સ્થિતિ બધાની જોઉં છું એટલે
આગળ વધેલા છે ભાઈઓને એ પ્રમાણે જોઈએ તો જેટલા પ્રોબ્લેમ આપણને દેખાય છે એટલા એમને નથી દેખાય. बराबर. हेलो. 25 साल पहले जब पापा फसल होती थी तो यहाँ हमारे यहाँ बाजार नहीं होता था, तो यहाँ बिसनगर आते थे, तो वो साधन लेके आते थे तो उसको चालू साधन में पेड़ पे से गिर के वो पैसा यार कुछ लूट लेते थे. वैसा अब तो ऐसा होता नहीं है, तो चेंज तो है ही. ज़्यादा दिनेश भाई और कमलेश भाई भी जानते होंगे. मुझे पूरा पकड़ में नहीं आया गुजराती में, क्या बोले? 25 साल पहले जब हाँ, पापा फसल होती थी तो यहाँ मंडी में लेके आते थे. हाँ, मंडी में लेके आते थे, तो जो जब रिटर्न जाते थे ना, हाँ, तो अंधेरा हो जाता ना, राइट, तो तब पेड़ पे से गिर के चोर पैसा ले जाते थे. चुराते थे. बराबर. तो वो ऐसा तो अब मैंने 20 साल तो नहीं हो मतलब रहा है. 15 साल से तो बिल्कुल देखा ही नहीं है. बिल्कुल ठीक है. तो वो चेंज है ही. है ही है एकदम. तो दो तरह से चेंज आ रहा है, एक तो वातावरण, और तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या लोगों में बदलाव आता है कि नहीं. जो भैया बोले कि कुछ बदलती है कि नहीं, हैं, और खुद में आता है कि नहीं. हाँ, तो ही तो हम क्या है, टिपिफाई कर रहे हैं अभी जैसे आपने बोला ना कि सांप है तो डंक मारे गई, तो हमने क्या किया, दो तरह के लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम. ऐसा बहुत प्रचलित है परंपरा में. कुछ लोग हैं जो दैत्य प्रवृत्ति के हैं और कुछ लोग हैं जो देव प्रवृत्ति के हैं. ऐसा परंपरा ने माना ही है पहले बहुत, कि कुछ लोग हैं जो गड़बड़ ही करते हैं, है ना. उसको हम चाहे समुदाय में डालें, कैसे डालें, वो देखना पड़ेगा, जबकि है नहीं ऐसा, है ना. इसीलिए अपने अधिकतर देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं कि ऐसे दैत्य प्रवृत्ति के लोगों को तो मारना ही पड़ेगा, है ना. अभी आप ही देखो, जैसे 15-20 साल से ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों में बदलाव होता ही है, पूरी जाति में बदलाव होता है. माने अभी आप ही जिस भी जाति का बोल रहे हो, क्या उसमें सभी लोग ऐसे हैं? 10 में 2 हैं कि 8 हैं? ये देखना पड़ेगा. अच्छा, फिर और गहराई में देखोगे तो ये देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो गया इनमें, है ना. क्योंकि जो भी चोरी के, झूठ बोलने के, जो खुद को तो बुरा ही लगता है ना करने से पहले, तो संभव नहीं है जीवन को बुरा ना लगे करते समय. तो ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जिसके तहत ऐसा कर रहा है सामने वाला, उसको कैसे बदलेंगे. तो जो भैया कह रहे ना, शिक्षा लगेगी. 20 साल 25 साल ऐसे लंबा समय लगता है. जैसे बहुत सारे आदिवासी लोग है ना, बहुत सारे दलित लोग, अभी जो शिक्षा के माध्यम से, पहले जो हम उनको टिपिफाई करते थे, इनकी तो ऐसी प्रवृत्ति ऐसा नहीं है. अभी उसमें बहुत सारे IAS हैं, IFS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, है ना, सब जगह. तो एक वातावरण को निर्माण किया परंपरा ने, और बहुत अच्छे लोग मिलते हैं सभी में. मतलब मैं तो पर्सनली जानता हूँ, बहुत सारे मुस्लिम्स में, सभी जगह बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, और हर ही प्रजाति में कुछ ठीक भी नहीं मिलते हैं. उनको कैसे बदला, उसके लिए है शिक्षा प्रोग्राम, शिक्षा का मानवीयकरण. और भैया वैसे अभी देखे ना तो धीरे धीरे तो अभी तो थोड़ा भी अभी टाउन लेवल पे ऐसा लग रहा है. अभी बड़ी सिटी में जाओ तो कौन सी जाति, कुछ नहीं पता चल रहा है, कुछ पता नहीं है. सब लोग अंदर मिक्स है, पूरा. हाँ, वो मानव है वो. अभी तो बड़े शहरों में तो कोई भी मानव, कोई भी पोजीशन पर, हर टाइप का हर बंदा है. और मैं तो हॉस्टल में, जैसे अपन लोग रहे हॉस्टल में, तो सभी जाति के लोग हैं. ऐसा कोई बहुत गड़बड़ कर रहा हो, कोई बहुत ठीक कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल अब तो नहीं कर सकते. इवन सही में अभी देखे ना, इंजीनियरिंग में वो सब में थे तो सब किसी को बहुत जाति की भी पड़ी पता ही नहीं है. हाँ, मालूम भी नहीं है, पता ही नहीं रहता. पूछेगा तो ये किस में आता है वो भी मालूम नहीं है. कई ऐसी जाति है कि वो किस में आता है, क्या आता है, वो मालूम ही नहीं. तो एक वातावरण देना पड़ता है, और फिर दूसरा मेन वातावरण है शिक्षा. दोनों वातावरण चाहिए. एक भौतिक वातावरण, उनको अवसर, आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज हों, तो वो भैया पूरा बदल जाता है. हमने पहले क्या किया था कि एक बहुत सारे ग्रुप्स को ना आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं दिया था, तो उसको वो संभावना ही नहीं थी कि वो आगे. अब पूरे जो संविधान लिखा गया, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं पूरे ही विश्व में, है ना. तो बहुत कुछ बदल गया है. अभी देखो, मतलब जो ब्लैक, तो भाई वो प्रेसिडेंट बना US का, ओबामा. कल्पना नहीं कर सकते आप, नहीं तो उसके पहले तो ओबामा तो चोर नहीं है, मतलब ब्लैक नॉर्मली बोलोगे तो ऐसा मानते हैं, तो ऐसा है नहीं. बहुत बदलाव आ रहा है. एक तो भौतिक वातावरण, फिजिकल वातावरण, उनके अवसर प्रदान करना, और शिक्षा, यही दो हैं जो मानव को बदलता है. हाँ जी. दूसरा उसमें भैया कल आप जो तो भैया ये जो जर्नी है ना, अभी आपने बताया दैत्य समुदाय और देव प्रवृत्ति वाले,
तो ऐसा तो देखा तो गया ही है कि उनके हिसाब से जो समाज में नुकसान तो हुआ ही है। तो जैसे सोम भैया बोल रहे हैं कि वो नासमझी टैक्स तो भरना ही होगा। बिल्कुल, एकदम ठीक है। तो लेकिन इसमें यदि आप और रूट में देखोगे तो हम भी जिम्मेदार हैं उन स्थितियों को बनाने के लिए। जैसे जो मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल, अब ऐसा यदि हम इंडियंस के साथ भेदभाव करेंगे तो उनमें जो रोष है वो व्यक्त होता है ना। जैसे अमेरिका में बहुत सारे जो ब्लैक्स हैं वो अपराध में जाते हैं, तो अब हम ये नहीं मान रहे कि हमारी पॉलिसीज गड़बड़ हैं, ये भी तो मानना पड़ेगा। लेकिन दुख तो जो सफर होगा उसको ज्यादा दुख लगेगा ना ये परिस्थिति से। हाँ, हो गई, बिल्कुल। जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, ये फिर ठीक भी है, उसको हो गई। हाँ, क्योंकि हम मानव समाज एक साथ हैं, कर्म फल में जुड़े हुए हैं। अपना कर्म अपना फल नहीं है, हम सब जुड़े हुए हैं अब एक दूसरे के कर्म फल में। तो कुछ लोग तो भुगतेंगे उसको ज़्यादा, जैसे किसी ने अपने ही रिश्तेदार का किसी ने मर्डर कर दिया तो वो ज़्यादा भुगतेगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन इसका सलूशन क्या है? तो लॉन्ग टर्म सलूशन को पहचानना पड़ेगा, समाज में ही ठीक करनी पड़ेंगी चीज़ें। पीना के सर ने जो बोला ना, वैसा ही एक एग्जाम्पल मेरे गांव में एक मुस्लिम चाचा थे जो शिक्षक थे, गायकवाड़ की स्कूल हमारे गांव में थी उस वक्त से, आमिर खान उनका नाम था। तो वो चाचा 1984 में उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था बेस्ट टीचर के लिए। जब गोधरा कांड हुआ तो उनको इतना दुख हुआ कि ये क्या, मेरे गांव में ऐसा क्यों हुआ, तो वो सदमे से ही मर गए थे। जबकि उनको गीता का भी इतना ही ज्ञान था, वो पूरे मानवता की ओर से ही जिए थे, न कि मुस्लिम बन के। तो जैसे खुद तो नहीं करते, लेकिन कोई समुदाय या किसी और वर्ग से कुछ होता है तो काफ़ी दुख, वो पीड़ा बनी रहती है। एकदम ठीक है। और ऐसा बहुत महापुरुषों ने काम भी किया, इस पर उससे बदलाव भी आया। कबीर ने जो काम किया, सूरदास जी ने, जो बहुत सारे महापुरुषों ने, है ना, अपनी जाति को उत्थान के लिए जो पूरा जो प्रोग्राम है वो यही है कि भाई हमारी जाति में इस तरह की जो मान्यताएं, ठीक मान्यताएं नहीं है। उपद्रव करना, दूसरे को परेशान करना, चोरी करना, छीना झपटी करना, इनको लोगों ने ठीक माना नहीं है। लेकिन किसी जाति में तो उन्हीं के जाति के बड़ी लोगों ने उनके विचारधारा को बदलने के लिए, मान्यताओं को बदलने के लिए, उनको अवसर प्रदान करने के लिए बहुत सारे काम किए, और अभी बहुत अच्छी स्थिति में है लोग बाग। वो तो पहले कौन सी क्या परिस्थिति होगी कि ये वर्ण व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई थी, उसका यदि और गहरे में जाएंगे तो वो है मामला। वर्ण व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई थी, इससे मान्यताएं भी ऐसी बनती आई, और वो इतने सालों से इतनी गहरी मान्यताएं हो गई है कि अज्ञानतावश वो सब तो चला गया। उस समय की परिस्थिति कुछ ऐसी होगी कि ये वर्ण व्यवस्था हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज ये नहीं है, फिर भी यही चल रहा है। वो मान्यताएं इतनी ठोस हो गई हुई है कि अभी जागृति और समझ के बिना वो टूटने वाली नहीं है। काम समझ पे होगा तो ही टूटेगा। अभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई नाती जाति के तौर पे एक समाज बना हुआ था, समुदाय बना हुआ था, लेकिन अभी इस दर्शन की वजह से ऐसे लग रहा है कि समझ का एक समाज बनेगा। जो 50, 100, 200 साल में ऐसे विस्तार पावे लगेगा, और उसमें बढ़ती संख्या ही एक अखंड समाज का रूप लेगी। और अभी हम सिर्फ साक्षी भाव से अपनी ओर से समझ में कुछ अपना मतलब दे सके, वो ही है। ऐसे ही वो समझ होगी तो समाज बन सकेगा, बाकी तो समुदाय ही रहेगा। हाँ, नहीं तो ऐसे ही है, समझ का ही समाज बनना है। बस बस बस, ये बिल्कुल काम लगेगा इसमें, ये तो बात सही है। और ये बात भी सही है जो बोनी भाई कह रहे, हमें किसकी कितनी योग्यता है उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। सब जीवन में समान है, लेकिन योग्यता पात्रता अलग अलग है। तो अभी अपने बच्चे को भी अपन को देखना पड़ता है ना कि उसको कितनी मैथ्स आती है, उसकी अगले वाला सवाल देते हैं ना। सभी समान है इसका मतलब थोड़ी कि उसको 5वीं क्लास के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे देंगे, थोड़ी सॉल्व कर पाएगा। योग्यता तो अलग अलग है, तो किसके साथ कैसे व्यवहार करना, तो योग्यता अनुसार ही व्यवहार करना पड़ेगा। उसके लिए सब वातावरण बनाना पड़ेगा और उस पर नज़र भी रखनी पड़ेगी, और फिर उसको कैसे उस बात ऐसी गलतियां ना करे, उसके लिए क्या काम करना, पैरेलली वो करना पड़ेगा। तो ही हम भी नहीं तो भयभीत रहेंगे ना। उसको एकदम व्यवहारिक देखे तो सपोज आप अकाउंट डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं, सपोज कोई भी जूनियर आया, उसको हेड क्यों नहीं बना देते आप? वैसे तो जीवन रूप में तो सब समान है, क्योंकि अभी जो योग्यता डेवलप करनी है तो वो तो करना पड़ेगा, वो तो पहचानना पड़ेगा। आप ऐसे सपोज मैं जीवन रूप में समान हूँ तो अभी तो वो जो भी करे वो चलेगा, ऐसा तो उससे तो थोड़े प्रैक्टिकली रिजल्ट आएगा।
तो वो रियलिटी को तो पहचानते ही रहना है, लेकिन अभी उसमें शिफ्ट क्या आएगा कि वो भी आज उसकी योग्यता नहीं है, लेकिन आज मैं काम करूँगा तो वो 2 साल 5 साल 10 साल के बाद वही मैनेजर हेड बन सकेगा, वो मुझे दिख रहा है। ये मुद्दा है, योग्यता संपन्न हो सकता है हर व्यक्ति, क्षमता सब में समान है, ये मुद्दा है, और चाहत भी है उसकी, उतना ही शिफ्ट है। और अभी मीडिया वो सब इतना भैया आ गया है ना, तो काफी सारा तो इवन सच भी एक्चुअली वो बहुत सरफेशियल होता है, मीन्स वो सच भी होता नहीं है, मीन्स कई सारा तो ऐसा मैनिपुलेटेड, और उतना हम जो सैंपलिंग लेते हैं साइज कि भाई अभी ये कम्युनिटी ऐसा है, या कुछ भी कोई भी कम्युनिटी बोलो या कंपनी बोलो या कुछ भी, तो सैंपल साइज भी एक केस आ गया, उससे रेफरेंस से हम पूरी उसको पूरा उस हिसाब से देखने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रियलिटी में इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली दिखाते उतना बड़ा कर तो हमारे वो माइंड में ऐसे ही फिट हो, ऐसे ही उसका रियलिटी में हम चेक भी करने नहीं जाते। वो तो सैंपल लेने के लिए भी मैनिपुलेट करते हैं, हाँ, कि इस जगह से ऐसे सैंपल लेंगे तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। बढ़िया, गुड, बट बहुत बढ़िया। तो जिगर भाई क्या पहुंचा फाइनली? क्या कुछ आप तक क्या टेक अवे रहा चर्चा का? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। लोग बदल सकते हैं, ये तो ये लग रहा है कि नहीं, या वो वैसे ही रहेंगे? ये इतना यही शिफ्ट होने की बदल सकते बस उतना ही गेम है। आज ऐसा है, कल बदल सकता है। अरे मैं भी कुछ दूसरे आयाम ओपन करने जा रहा था, एक्चुअली मुझे भी कुछ जातिवादी ना वो तो मुझे पता है, नहीं एकदम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं आपको, है अच्छा पॉइंट। जैसे अपन भी कह रहे हैं, देखो अंगुली मार ही अपनी जो परंपराओं में जो कहानी मिलती है, अंगुली मार का कहानी सुना है ना? नहीं पता? एक अंगुली मार करके हुआ करता था, माने उसका काम ये था कि जो भी निकल रहा है पथिक वहाँ से उसकी चोरी करना और उसकी अंगुली काट के उसकी माला बना लेना, इसलिए उसको अंगुली माल बोलते हैं। मतलब माला एक उंगली डाल दी उसकी माला में, फिर दूसरे को लूटा उसकी, तो उसको मतलब पता रहता था अंगुलियों की माला कितने हमने लूटे, है ना। और वही अब उसको कोई साधु मिल गए तो उसने कहा कि भाई तुम है ना राम 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 का जाप किया करो, तो बोला राम राम तो नहीं निकलेगा, मरा मरा निकल सकता है, क्योंकि मैं तो मारने पीटने का काम करता हूँ। तो बोले ठीक है तुम मरा मरा बोला करो, है ना। तो कहानी है कि वो राम राम का नाम लेने से मरा 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 बोलोगे तो राम राम बन जाता है ना। और उसमें कुछ सुधार आया, बदलाव आया और वो सुधर गया। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही नीचे गिरा हुआ हो, कितना ही अमानवीय हो, उसमें मानवीयता की संभावना हर समय उपलब्ध है। तो ये मुद्दा, इसको पकड़ लेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि भैया एक चीज अच्छा है, अभी क्या हो रही है कि समझो कि अगर कोई क्वेश्चन है तो एटलीस्ट रेज हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये और बहुत वो इंपॉर्टेंट है। होना जरूरी है, क्योंकि व्यवहारिक क्वेश्चन जो ऐसे रहेंगे वो बिल्कुल। रेज होंगे, वरना तो थियरी पढ़ते जाएंगे कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, एकदम जरूरी है। और भैया ये सब जो हुआ है, जो जिगर भाई ने बताया, तो कितने सदियों से वो मान्यता बनी है, बिल्कुल कितने सदियों से। और वो वर्ण व्यवस्था तो हम पढ़ चुके हैं, शिक्षा में आ गए, ऐसा ही। और इतने हद तक जो हम अभी तो एक कृतज्ञता हमारे संविधान पे हमें करनी चाहिए, क्योंकि देखो तो गांव में तो इतने हद तक वो जो अस्पृश्यता वाला मामला है ना, बहुत। एक बार मैं अभी 2-4 साल पहले उधर गया था मेरे उधर, तो उन्होंने मेरे को, मैंने बोला कि मैं बैठता हूँ पानी दो, तो पानी नहीं दिया मेरे को। नहीं हम नहीं दे सकते पानी, हम नहीं पिला सकते पानी। ऐसे ही है, इतने उनके अंदर भी उतना मतलब वो घेरे में है। अरे वो भैया जूते चप्पल हाथ में लेके निकलते हैं घर वहां से, मतलब जिसको बड़ी उसका मानते हैं जाति का, वहाँ चप्पल पहन के नहीं जा रहे हैं। और अभी तक मंदिर में तो नहीं आते। मंदिर में, अरे वो तो एक कहानी आपने पता नहीं, कविता एक है बहुत ही टचिंग है, वो मैं अभी निकालूंगा, मिल जाएगी तो, कि एक फूल की कहानी, मतलब उसका माता पिता हैं, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, किसने लिखी है, कि उसकी बच्ची जिद कर रही है कि उसको फूल चाहिए, है ना, माता के मंदिर का, है ना, और वो अस्पृश्य है, मतलब उसको जाना अलाउड नहीं है मंदिर में, और वो किसी वजह से फिर चूंकि बच्ची बहुत बीमार है और वो जाता है और उसको कोई देख लेता है मंदिर में,
तो उसकी फिर पिटाई करते हैं, उसको जेल कर देते हैं, जब तक वो लौट के आता है तो बच्ची मर चुकी होती है। तो वो कहता है कैसा देवता है कि मेरे एक व्यक्ति के आने से देवता अपवित्र हो गया। कौन शक्तिशाली कौन है ज्यादा, मंदिर ही अपवित्र हो जा रहा है मेरी एंट्री से। तो मतलब गजब की वो कविता लिखी है। मतलब कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा हमने ऑपरेशन किया हुआ है, उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। माने बच्चों में देखो ना, बच्चा जब पैदा हो रहा है, वो तो 9 महीने का जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें थोड़ी इस तरह की चीजें हैं, वो तो न्याय का याचक, सही कार व्यवहार करने का इच्छुक सत्य वक्ता के रूप में ही है। तो हमने इतना गलत वातावरण बनाया हुआ है ना। ये जो पूरा आप देखोगे नक्सलिज्म, या नाइजीरिया में आप देखोगे जिस तरह का जो टेररिज्म है, उसकी और गहराई में जाओगे तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनके जो पूरे रिसोर्सेज हैं उस पर अधिकार किया हुआ है, और जो लोकल्स हैं उनको हमने कुछ भी नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उससे उनमें जो विरोध है वो फिर निकलता है, और फिर हम बोलते हैं कि ये लोग है ना हथियार उठा लेने वाले लोग हैं, हिंसक लोग हैं। ऐसा है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। उसमें भैया क्या है कि अभी अच्छी बात है कि बाबा जी ने जो ये प्रस्ताव दिया है ना, तो हमको लगता है कि नहीं, ये सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन उसमें दिखते हैं। बिल्कुल। और उसमें क्या है कि वातावरण का प्रभाव इतना बड़ा, अभी देखो इधर बैठते हैं तो लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन वातावरण का प्रभाव रहता है तो लगता है कि नहीं यार, मैं तो गलत रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कुछ ऐसा। तो क्या है कि ये इतना बड़ी बात है जो उसके आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 सब सॉल्यूशन उसमें आई दिखाई जाएगा। देता है। बहुत बढ़िया, बट ठीक है, गुड। हाँ जी, तो अभी कौन, प्रकृति में संपन्नता। है बहुत बढ़िया, बट ये सब आने चाहिए बिंदु जिससे कि अपने में और स्पष्टता आ जाए। प्रकृति में संपन्नता। तो इसमें तो ये समझ में आया कि 4 अवस्थाएं हैं। पदार्थ अवस्था जो कि पूरी तरह ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता इसमें है। राइट। उससे जो आगे हम ट्रांजिशन बोले या जो भी दूसरी है वो प्राण अवस्था, उसमें ये 2 तो है ही, ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता। इसके अलावा उसमें जो ऐड हुआ वो है स्पंदनशीलता, मतलब श्वसन क्रिया ही। बिल्कुल। 3rd अवस्था है जीवावस्था, तो उसमें प्राण अवस्था के तीनों तो है ही, उसके अलावा उसमें आशा संपन्नता ही। बिल्कुल, जीने की आशा। हाँ, जीने की आशा उसमें ऐड हुई। और फाइनली ज्ञान अवस्था, तो उसमें ये 4 के अलावा ज्ञान संपन्नता ही, मतलब वो ज्ञान ग्रहण करके सुखी हो सकता है, इतना। और ये जो चारों अवस्थाओं है उसमें अनुषंगिता बोले तो, हाँ, पदार्थ अवस्था है वो परिणाम अनुषंगी है, जो कल बात हुई थी 120 परिणाम है उसके हिसाब से। दूसरी प्राण अवस्था है वो बीज अनुषंगी है, मतलब बीज के अनुसार जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष बनेगा, ऐसी बात। 3rd जीव अवस्था है जो वंश अनुषंगी है, मतलब वंश अनुसार चलेगा। और फाइनली ज्ञान अवस्था है वो संस्कार अनुषंगी है, मतलब ज्ञान से आगे चलेगा। बहुत बढ़िया, उतना समझ में आया। गुड। तो वंशानुसंगी नहीं है मानव, कि वो एक जाति के लोग हैं तो उस वंश के लोग मतलब ऐसे ही करेंगे। वो संस्कार बदलने से, शिक्षा के माध्यम से, वातावरण से बहुत चीजें बदल जा रही हैं। हेलो। अस्तित्व में 4 अवस्थाएं, तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। तो इसका जब कैटेगराइजेशन किया तो बताया कि पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था दोनों जड़ प्रकृति की अवस्था है, और जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था की बात करते हैं तो चैतन्य प्रकृति उसमें है, लेकिन उसका जो शरीर है वो जड़ प्रकृति है। तो जड़ प्रकृति में फिर कह रहे हैं कि क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता, जो क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता है वो जड़ प्रकृति में पाई जाती है। और जो चैतन्य प्रकृति है तो चेतना संपन्न
चेतना संपन्न, तो जीने की आशा रूप में जीव चेतना और मानव चेतना, तो ये दो चीज है। फिर भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। तो अस्तित्व में अगर क्रिया के रूप में देखने जाएंगे तो उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं तो ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ 3 प्रकार के, जैसे भौतिक क्रिया तो हम लोगों ने इवन साइंस में पढ़ा है, रासायनिक क्रिया भी साइंस में पढ़ा है, लेकिन जीवन क्रिया वाला जो है, जो कि जीवन की क्रिया जो मैं अपने अंदर देख पाता हूँ, तो वो चीज़ ये अनुसंधान है, ऐसे बिल्कुल बोलेंगे तो। फिर प्रत्येक एक में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य होना। तो जब कह रहे हैं कि प्रत्येक एक में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य होना, इसका मतलब है तो जैसे एक क्या है, तो इकाई एक है, तो हर इकाई अस्तित्व में जो भी पाई जाती है वो रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है। तो वो जड़ प्रकृति की इकाई कंसिडर करे, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था की इकाई कंसिडर करे, कि ज्ञान अवस्था की इकाई कंसिडर करे। इकाई के रेफरेंस में देखेंगे तो जीवन है, या तो फिर जीवन से एक मानव शरीर और जीवन, मानव मतलब जीवन और शरीर का संयुक्त रूप, तो मानव की भी अगर एक इकाई करें कंसिडर करें तो उसको वो रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है और वो अविभाज्य है। हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य है। और उसमें भी जैसे देखेंगे तो स्थिति गति अविभाज्य होना, तो ये भी चीज़ बता रहे हैं कि स्थिति गति भी अविभाज्य है, यानी जैसी स्थिति है उसके अनुसार उसकी गति है। तो जैसे कह रहे हैं कि स्थिति गति अविभाज्य होना, तो जब स्थिति गति की बात कर रहे हैं तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, तो उसमें सभी में भी अगर हम देखेंगे तो पदार्थ अवस्था में जैसी स्थिति है उसके हिसाब से गति है। तो उसको कैसे पहचानते हैं कि जैसी स्थिति है वैसे गति है? तो जैसे कोई भी अगर एटम है, ठीक है, तो वो एटम में अंशों की मात्रा जो है उसके हिसाब से उसकी स्थिति है, तो उसी के रेफरेंस में उसका आचरण है, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म उसके रेफरेंस से उसकी गति है। ठीक है। फिर स्थिति के रेफरेंस में और अगर देखेंगे तो वो अपने अंदर की स्थिति है। फिर उसके अलावा अगर एटम में देखेंगे तो उसकी परस्परता में क्या है। स्थिति में जैसे स्थिति को अगर देखते हैं तो वो एक तो ये चीज होगी, दूसरा कि वातावरण में भी जो है तो वो वातावरण के अनुसार उसकी गति है। बिल्कुल। जैसे उसमें वो जो रासायनिक क्रिया होती है, तो रासायनिक क्रिया क्यों होती है, तो वातावरण के दबाव से, तो उसकी स्थिति में ये चीज है, तो गति में उसमें वो चेंजेस जो है वो दिखने लगते हैं, तो वो उसकी स्थिति गति है। सेम चीज अगर हम लोग जैसे प्राण अवस्था में देखते हैं तो प्राण अवस्था में स्थिति गति क्या है, तो वो स्पंदनशीलता जो है वो अपने को गति के रूप में दिखती है, क्योंकि उसके अंदर जो स्थिति है तो वो जो हर इकाई जो है, तो इकाई अपना जैसे प्रोटीन है या तो फिर सेल है, तो वो सेल अपने आप को मतलब संयुक्त रूप में वो सेल के तरीके से वो स्थिति में है, तो वहां पर वो फिर वो ऑपरेट कर पा रहा है गति के रेफरेंस में। वैसे ही जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था की बात करते हैं तो जीव अवस्था की स्थिति क्या है, तो स्थिति के रूप में जीवन तो है, लेकिन जीवन शरीर को अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है पूरी तरह, क्योंकि उसमें जो ब्रेन है तो वो ब्रेन की एक लिमिटेशन है। तो वहां पर जो मन है वो है, लेकिन वो एकदम ही क्या बोलते हैं कि आंशिक रूप में है। परफेक्ट। तो आंशिक रूप शब्द है जो आंशिक रूप में है, तो आंशिक रूप में अपने को वो दिखता है। तो वैसे ही जैसे हम लोग जब मानव की बात करते हैं तो मानव शरीर मिल चुका है, लेकिन अपनी स्थिति तो मेरा मन कितना ये है, मैं वृत्ति कितनी मेरी जागृत है, मेरे चित्त कितना जागृत है, तो जैसे जैसे मेरी स्थिति होगी उसी के प्रकार मेरी गति होगी। जैसे मेरी स्थिति में मैं ये देख पाता हूँ कि मतलब जैसे हम लोग वृत्ति की बात करते हैं तो वृत्ति में मेरी स्थिति में मैं क्या देखता हूँ, तो वृत्ति में मेरी स्थिति में मैं ये देखता हूँ कि भाई मेरी दृष्टि है, वो दृष्टि कैसी है, तो जैसी मेरी दृष्टि है वैसा ही मेरा विश्लेषण होगा और वैसा ही मेरा विचार होगा। मेरी चित्त की क्या स्थिति है, तो जैसे मेरे चित्त की स्थिति होगी वैसे ही चित्रण मैं बना पाऊंगा, या तो फिर मेरे स्टोर है तो उसी के रेफरेंस से मेरी फिर गति की होगी। वैसे ही अगर मैं मन में देखता हूं तो क्या रुचि मूलक है, संबंध मूलक है कि
मूल ये लक्ष्य मूलक है, तो उसके रेफरेंस से मेरी स्थिति है और उसी के रेफरेंस में मेरी गति है। तो स्थिति जैसी स्थिति वैसी गति, उसके रेफरेंस में अविभाज्य है, उसमें कुछ चेंज। जैसे ही अभी जागृति होगी, तो जागृति की जब बात करते हैं तो जैसे अभी हम लोग स्थिति के रेफरेंस में देखेंगे तो मन शरीर से नियंत्रित है, तो वैसे ही वो पूरा उल्टा हो जाता है कि वो ऊपर से, जैसे हम लोग अभी आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से फिर वृत्ति, वृत्ति से मन और मन से फिर शरीर, और इसमें फिर कोई विरोध नहीं रहता है, वो स्वयं स्फूर्त होता है। तो वैसे फिर वो बहुत शानदार, स्थिति गति अविभाज्य है। बहुत बढ़िया। तो टी ब्रेक, हाँ टी ब्रेक करवाना। वो एक प्रश्न है कि हर गठनशील परमाणु अजीर्ण और भूखे है, हाँ, कि एक दूसरे के सापेक्ष में है? नहीं, सापेक्ष में ही है। मतलब सापेक्ष माने गठन पूर्ण को रेफरेंस में रखने के अर्थ में भूखे और अजीर्ण। गठनशील, गठनशील, हाँ, मैं करूँ गठनशील का जो रेफरेंस पॉइंट है, जैसे अपन जब बोलते हैं मैं भूखा हूं कि ज्यादा खा लिया, तो किस आधार पे बोलते हैं? अपने पास एक रेफरेंस रहता है कि यार वो ठीक ठीक खाया था, ठीक ठीक खाने का एक रेफरेंस है, उसकी तुलना में मैं बोलता हूँ आज कम खाया या ज्यादा खा लिया। तो जो भूखे और अजीर्ण का जो रेफरेंस पॉइंट है वो है गठनपूर्ण परमाणु। उसके रेफरेंस में जिनमें कम अंश हैं वो भूखे हैं अभी, क्योंकि गठनपूर्ण होने के लिए उनको कुछ चाहिए, मतलब पेट पूरा भरने के लिए कुछ और चाहिए, और जिनके पास अधिक हैं उनको कुछ निकालना पड़ेगा इस स्थिति में आने के लिए। तो उसके रेफरेंस में वो भूखे और अजीर्ण। बढ़िया, चाय पीते हैं।